ऑल राइट, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल या एक तरह से इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। तो एकदम इसको एकदम स्क्रैच से लेकर चलेंगे, डेटाबेसेस क्या होते हैं, क्यों हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए भाई लास्ट चैप्टर तक हम जो अपना एयरबीएनबी प्रोजेक्ट बना रहे थे, हमने उसमें फाइल हैंडलिंग से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, है ना। बट देखिए फाइलों में डेटा लिखना और उसको यूज़ करना एक लिमिट तक ही हो सकता है, क्योंकि उसके बाद हमको बहुत स्पेशलाइज टूल चाहिए। हमारा डेटा अमाउंट में यानी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको भी हमको डील करना है। तो वो सब प्रॉब्लम्स किस किस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहली बात हम एसक्यूएल या डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद दो तरह के डेटाबेस बेसिस होते हैं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, वो देखेंगे। इस कोर्स में जैसे आप देख रहे होंगे मोटा मोटा मर्ज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट नोड, एक्सप्रेस और मोंगो पढ़ा रहे हैं। तो एसक्यूएल का हम एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन लेंगे, एक चैप्टर में पूरा अपने एयरबीएनबी को हम कन्वर्ट कर देंगे एसक्यूएल के यूजेज में। बट एसक्यूएल को हम उतना ही एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में सेम चीज हम कर रहे होंगे मोंगो डीबी के साथ। यानी हम ये सारा का सारा डेटा, सारा का सारा अपना प्रोजेक्ट फिर से माइग्रेट करेंगे एक नो एसक्यूएल डेटाबेस में। और उसके बाद फर्दर हम जो भी फीचर्स ऐड करेंगे वो मोस्टली कोशिश करेंगे नो एसक्यूएल डेटाबेस में हो, अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक हमारी रिक्वायरमेंट होती है एसक्यूएल डेटाबेस की। तो चलिए और ज्यादा शुरुआत में टाइम नहीं लगाता हूँ, है ना, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको इसके अंदर क्या देखना है, सबसे पहले देखना है ये डेटाबेस होता क्या है ना। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है बेसिकली सेमेस्टर्स में भी या डिग्री में या कंप्यूटर साइंस की डिग्री से बिलोंग नहीं करते हैं, एकदम स्क्रैच से हम लेकर चल रहे हैं। तो अगर डेटाबेस की एकदम बेसिक बात करें कि होता क्या है डेटाबेस, तो डेटाबेस एक्चुअली जस्ट स्टोर्स डेटा, है ना। ये बहुत अनइंट्यूटिव बात है, बट एक तरह से जो फाइल होती है ना, जिस फाइल में हम लिखते आ रहे थे बेसिक डेटा, वो भी एक तरह का डेटाबेस है। जहां पर भी आप डेटा स्टोर करते हैं वो एक डेटाबेस है। जनरली डेटाबेसेस जो स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, दे आर केप्ट टू कीप लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। कि भाई एक स्ट्रक्चर बनाकर आप कि किस तरीके से डेटा आप स्टोर करेंगे, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकें। देखिए फाइल्स जो ओरिजिनली बनाई गई हैं वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए, वहां पर छोटी मोटी चीजें इधर से उधर करने के लिए बनाई गई हैं। आजकल अगर आप देखेंगे टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर होता है सर्वर्स के अंदर। तो उसके लिए इंडिविजुअल जो फाइल्स हैं वो एप्ट नहीं है, जो फाइल्स हैं वो छोटे डेटा के लिए, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, जैसा मैंने कहा, बनाई गई हैं। तो डेटाबेस इसीलिए बनाए गए हैं कि बहुत सारा डेटा आप उसके अंदर रख सकें। उसमें भी एसक्यूएल अपनी एक लिमिट हिट कर लेता है, जो भी हम एसक्यूएल देखेंगे। जब उससे भी ज्यादा डेटा स्टोर करना होता है, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना होता है, तो जनरली नो एसक्यूएल डेटाबेसेस उसकी जगह ले लेते हैं। और वैसे डेटाबेसेस क्या क्या एडवांटेज देता है अदर देन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रखने के, दिस एनेबल्स डेटा मैनेजमेंट। यानी आप वो जो इतना अमाउंट ऑफ डेटा होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होगा, वो तो आप रख ही पाएंगे। देखिए जैसे हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं, हमारे कंप्यूटर में 256 GB या 512 GB की हार्ड ड्राइव होती है टोटल, है ना। उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फाइल्स हम स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर जब हम डेटाबेस की बात करेंगे, जो वो एक ही तरह का डेटा स्टोर कर रहा है, इट इज मतलब ये बहुत कॉमन है कि अगर हम पहले जीबीज की बात करेंगे तो 1000 GB में 1 टेराबाइट बनता है, 1000 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट बनता है। पेटाबाइट्स ऑफ डेटा एक्चुअली स्टोर होता है एक डेटाबेसेस में, है ना। तो वो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, हमारे हजारों लैपटॉप के अंदर जितना डेटा आएगा वो एक डेटाबेस को स्टोर करना है। तो इतना ज्यादा डेटा, उसके बाद उसमें डेटा ऐड कर लेना, उसको डेटा को अपडेट करना, उसमें से डिलीशन करना, यानी इतना बड़ा डेटा अगर आपने एक जगह रख भी लिया, तो उसके बाद ये ऑपरेशंस पहली बात तो हो पाए और दूसरी बात परफॉर्मेंस के साथ हो पाए, ये काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। जैसे कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था, सर डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फर्क है। तो देखिए डेटाबेस एक यूनिट होता है जिसके अंदर आप कुछ एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा रख रहे हैं, आप एक कोई यूनिट बनाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप वो सॉफ्टवेयर को बोल सकते हैं एक तरह से, जो मल्टीपल डेटाबेसेस को भी हैंडल करता है और एक डेटाबेस से भी आपको इंटरेक्शन करने के लिए, डेटा इधर से उधर करने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो जैसा मैंने कहा, दिस फैसिलिटेट्स क्विक एक्सेस, कि आप उसमें से डेटा क्विकली निकाल पाएं। साथ साथ डेटा इंटेग्रिटी इंश्योर करना। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, कि डेटा मेरा एक्यूरेट रहे और कंसिस्टेंट रहे ओवर टाइम, बीच में गलतियां ना हो, मैंने कहा कुछ लिखने के लिए लिख दिया कुछ, बीच में कुछ एरर हो गई, गड़बड़ हो गई, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, वो ना हो। आपका जो डेटा है वो ओवर द टाइम हमेशा वैसा ही रहे जैसा वो था। उसके अलावा सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स। अब मान लीजिए मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेता हूँ। इंस्टाग्राम ने अपना सारा डेटा मान लीजिए एक डेटाबेस में सेव किया हुआ है, तो क्या एक बार में एक यूजर उससे डेटा जाकर ले रहा है या निकाल रहा है। भाई इनके अगर आप देखेंगे शायद मंथली एक्टिव यूजर इनके 100 बिलियन से ज्यादा है ना। यानी 100 करोड़ से ज्यादा इनके पास मंथली एक्टिव यूजर हैं, जो लगातार शाम को तो अगर आप 8 बजे देखोगे तो हर आदमी बेसिकली इंस्टाग्राम ही चला रहा है। तो एक बार में बहुत सारे यूजर्स डेटा निकाल पाए, डेटा रख पाए फाइल में। आप मल्टी जब पैरेललिज्म करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मल्टीपल लोग एक साथ एक फाइल रीड नहीं कर सकते। तो इसलिए डेटाबेस का एक ये भी मेन इंपॉर्टेंट काम है कि मल्टीपल क्वेरीज एक बार में सपोर्ट करना, मल्टीपल यूजर्स को एक बार।
विजिट कीजिए www.completecoding.in। यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे कंप्लीट फ्री रिसोर्सेज। उसके साथ साथ आपको दिखेंगे यहाँ पर हमारे प्रीमियम प्लेसमेंट कोर्सेज यू कैन चेक आउट। उसके अलावा हर हमारे यूट्यूब कोर्स के लिए आपको दिखेगा यूट्यूब वीडियो का लिंक, नोट्स का लिंक, गिटहब कोड का लिंक और साथ साथ एक फ्री सर्टिफिकेट टेस्ट का लिंक। आप ये सब चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, जिससे कोई भी नए वीडियो का लिंक आपसे मिस ना हो। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज स्कैन दिस एंड टॉक टू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटा को सिक्योर रखना, यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। फाइल में भी हम कुछ कुछ परमिशन वैसे लगा लेते हैं, बट उसको तो फिर भी कोई भी जाकर डबल क्लिक करके खोल सकता है। यहाँ पर जो डेटा है उसका कोई आईडी पासवर्ड होना चाहिए, इंक्रिप्शन होना चाहिए, इस तरह से कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहे, कोई भी जाकर उसको जल्दी से ना पढ़ पाए। इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल, अगर एक्सेस है भी तो आप कौन कौन सा डेटा एक्सेस कर सकते हो। एज अ अगेन इंस्टाग्राम यूजर आप किसी और यूजर का डेटा तो नहीं देख सकते जस्ट बिकॉज वो डेटाबेस में, बट आप अपना डेटा देख सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी परमिशंस डेटाबेस लेवल पर लगाई जाती हैं, बट इस टाइप का एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन डेटाबेस को सपोर्ट करना है। तो ये तो हुआ सिंपल कि इन जनरल डेटाबेसेस क्या होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ये जो एसक्यूएल टाइप के हम डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं इसका क्या मतलब है और ये एसक्यूएल का क्या मतलब है। तो अगर हम सबसे पहले एसक्यूएल शब्द को समझे, एसक्यूएल का क्या मतलब है, तो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अपने फुल फॉर्म बता दी सर, मतलब तो फिर भी समझ नहीं आया। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए नॉर्मली सी लैंग्वेज यूज करते हैं, जावा लैंग्वेज यूज करते हैं, इसी तरह डेटाबेसेस से बातचीत करने के लिए जो एसक्यूएल टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, यानी एक फैमिली ऑफ डेटाबेसेस है जो इस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, उन सबको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और उन सब डेटाबेसेस को हम बोल रहे होते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस। इसका मतलब है कि एक बहुत सारे डेटाबेसेस ने मिलकर एक कॉमन लैंग्वेज बना ली है कि अगर आपको मेरे अंदर डेटा डालना है, मुझसे डेटा रीड करना है, अपडेट करना है, बहुत न्यूमरस तरह के ऑपरेशंस करने हैं, तो आपको वो इस फॉर्मेट में करने पड़ेंगे। यानी कमांड देने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है एसक्यूएल फॉर्मेट जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इनकी और कॉमनैलिटीज क्या हैं, अगर वो सब ये बोल रहे हैं कि हम हमसे डेटा एक ही तरह से लिया जा सकता है, निकाला जा सकता है, इसका मतलब उनके फीचर्स भी बहुत सारे कॉमन तरीके के हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमने बात की अभी, कि डेटाबेसेस का मेन काम है डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रखना। तो एक किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो अगर हम एसक्यूएल डेटाबेस की बात करेंगे तो वो लेते हैं रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल का क्या मतलब है, दे ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स। तो ये क्या डिसाइड करते हैं कि आपने कोई भी डेटा अगर रखना है तो उसको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रखेंगे। तो अगर हम मान लीजिए हमारा एयरबिनबी का एग्जांपल ले लें, होम्स का एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉलम्स होंगे वो होम की जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर कॉलम बनकर आएंगे। मान लीजिए हाउस नेम, प्राइस, क्या क्या बेसिकली जितनी भी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे, और उसका जितने भी मैं घर उसमें रजिस्टर करूंगा हर बार उसके अंदर एक नया रो ऐड होता जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे ये जो एग्जांपल लिया हुआ है इसके अंदर क्या बनाया हुआ है, एक प्रोडक्ट नाम की एक टेबल बनाई हुई है। यानी हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए जो भी आपका रियल आपके प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट है उसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे। तो प्रोडक्ट की हमने एक टेबल बना ली है, उसके अंदर एक आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस पर केजी है। इसी तरह से कस्टमर की एक टेबल बना ली है जिसमें जो भी मान लीजिए यूजर्स हैं, अभी तक हमने यूजर्स बनाए नहीं बट हमको एयरबीएनबी वाले प्रोजेक्ट में भी यूजर्स बनाने हैं। हर यूजर का एक यूजर आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, यानी एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर है कि भाई अगर यूजर होगा या कस्टमर होगा तो उसके अंदर ये 3 फील्ड्स होंगे, अगर हाउस होगा तो उसके अंदर ये 3-4 फील्ड होंगे। उसके अलावा ट्रांजैक्शंस, यानी कोई कस्टमर आकर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ से उसने कस्टमर आईडी उठा ली, किस कस्टमर ने किया, क्या प्रोडक्ट परचेज किया, किस डेट को परचेज किया, ये एक ट्रांजैक्शन टेबल बना दी। तो छोटे छोटे टेबल्स में डेटा जो रखना प्रेफर किया जाता है। आप डीबीएमएस एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से बहुत ज्यादा डेटा को आप अलग अलग छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ें ताकि डेटा का ड्यूप्लीकेशन जो है वो कम से कम हो पाए, है ना। तो अगेन बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट पॉइंट ये है कि जो एसक्यूएल टाइप के डेटाबेसेस हैं ये अपना जो भी डेटा है वो सारा का सारा टेबल्स की फॉर्म में रखते हैं, और इनका एक बहुत फिक्स स्ट्रक्चर होता है कि भाई इस टेबल में ये सारे कॉलम्स हैं, इन सारे कॉलम्स वैल्यूज आएगी, है ना। वही हमारा दूसरा पॉइंट है क्या, फिक्स्ड स्कीमा। तो दिस रिक्वायर्स अ प्री डिफाइंड स्कीमा, यानी आपको वो बताना भी पहले पड़ता है। जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे पहले आप टेबल्स बनाएंगे, उसके बाद आप उसके अंदर डेटा डालना शुरू करेंगे। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा मस्ट बी नोन इन एडवांस। तो आपको पहले से बताना पड़ेगा कि आपके डेटा का क्या क्या स्ट्रक्चर है। ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, डेटा का स्ट्रक्चर एक तरह से मान लीजिए आपकी टेबल्स का क्या स्ट्रक्चर है आपको पहले से बताना पड़ता है ना। इसका आप और प्रॉपर्टीज क्या है, ये सिस्टम्स जनरली, है ना, अभी हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है, मॉडर्न सिस्टम्स के लिए ऐसा बहुत ज्यादा ट्रू नहीं है, बट ये जनरली वर्टिकल स्केलेबल होते हैं। अब ये भी हमको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि वर्टिकल स्केलेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए मान लीजिए किसी को घर में रहना है, राइट। तो अगर एक परिवार है तो कोई ये बोल सकता है कि यार जैसे हमारे परिवार की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और बड़ा घर लेंगे।
उसके बाद हम उसके अंदर रहेंगे। अगर हम जो लोग हैं वो नंबर ऑफ पीपल और ज़्यादा धीरे-धीरे बढ़ जाते हैं, एक जनरेशन पार हो जाती है, तो हम उससे एक और बड़ा घर लेंगे। यानी हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम रहेंगे तो एक ही साथ, जब भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी, हमको बड़ा ही घर लेना पड़ेगा, हम अलग-अलग घर नहीं ले सकते। दूसरा तरीका क्या है? न्यूक्लियर फैमिली वाला तरीका है, यानी वहाँ पर जैसे-जैसे परिवार बड़ा होता है, कोई एक लड़का अपना घर जाकर अलग अलग ले लेता है, कोई दूसरा बेटा अपना जाकर घर अलग ले लेता है, बेटी को आप दूसरे घर में शादी कर देते हैं, बेटी अपना घर अलग ले लेती है। तो उसमें क्या हो रहा है, आपने जो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ने की प्रॉब्लम है, उसको एक बड़ा घर लेकर सॉल्व नहीं की, छोटे-छोटे बहुत सारे घर लेकर सॉल्व की। यही फ़र्क होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में। वर्टिकल स्केलेबिलिटी में आप एक ही घर को बड़ा, 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 बड़ा करते जाते हैं, यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरा अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ रहा है मेरे डेटाबेस के अंदर, मुझे ज़्यादा रैम चाहिए, मुझे ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, मुझे ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो मैं एक ही कंप्यूटर को और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते रहता हूँ। यानी इसके अंदर रैम और ऐड कर देते हैं, इसके अंदर स्टोरेज और ऐड कर देते हैं, इसके अंदर सीपीयू और अच्छा लगा देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी, यानी इसका क्या मतलब है? इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ सिंगल सर्वर, इसको बोलते हैं स्केलिंग अप करना। पर देखिए इसकी एक प्रॉब्लम है कि एक लिमिट तक ही आप कर सकते हैं जनरली, है ना? आप कितना ही बड़ा एक कंप्यूटर बना लेंगे, एक पॉइंट के बाद तो आपको बहुत सारे सर्वर के क्लस्टर्स ही बनाने पड़ते हैं। बट एनीवे, जो एसक्यूएल टाइप के सिस्टम्स होते हैं वो जनरली वर्टिकल स्केलेबल होते हैं। हम आगे चल के देखेंगे नो एसक्यूएल का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली स्केलेबल, यानी आपको एक कंप्यूटर कम पड़ रहा है तो एक और ऐड कर दीजिए, एक और कम पड़ रहा है तो एक और ऐड कर दीजिए, तो आप छोटे-छोटे बहुत सारे कंप्यूटर लगाकर अपना काम चला सकते हैं रादर देन एक बहुत बड़ा, बहुत महँगा कंप्यूटर लगाने के, है ना? और इसकी एक और एसक्यूएल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? रिलेशनशिप्स, यानी टेबल्स कैन हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश हमने की है, एक कोई जो मेन आईडी फील्ड है उसको आप कॉपी कर लेते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन टेबल है, इसने पूरे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखी कि किस कस्टमर ने ट्रांजैक्शन की है। इसने सिर्फ कस्टमर की आईडी रख ली कि मान लीजिए 24221, यहाँ इसने बोल दिया कि भाई 24221 ने एक ट्रांजैक्शन की है। उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है वो दूसरी टेबल में पड़ा हुआ है। अगर कहीं ट्रांजैक्शन हमको दिखानी होगी और ये ट्रांजैक्शन में इसका नाम दिखाना होगा तो ये तुरंत देखेगा, अच्छा कस्टमर आईडी में इसका ये आईडी है, वहां जाएगा, कस्टमर का नाम क्या है, यहाँ से उठाकर अपने पास रख लेगा। इसका एक एडवांटेज क्या है, ये कस्टमर अगर 4 ट्रांजैक्शन भी करता है तो मुझे 4 बार उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टोर नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ उसकी आईडी स्टोर की, जब भी मुझे उस आईडी के रिस्पेक्ट में नाम चाहिए तो मैं जाकर यहाँ से नाम जो है वो उठा सकता हूँ। दूसरा, डुप्लीकेशन नहीं हुआ, जब कभी नाम अपडेट करना होगा तो मैं एक ही जगह कर सकता हूँ। तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इसके, है ना? आगे चल के हम देखेंगे कैसे कैसे एडवांटेजेस धीरे धीरे समय के साथ डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इससे हमारा स्पेस भी कम लगता है और ओवरऑल हम हमारे डुप्लीकेशन के बाकी चीज़ों के एफर्ट जो है वो कम लगते हैं। तो ये हुए हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस। अगर इसी की हम बात करें क्वेरी करने के लिए, जो हम एसक्यूएल की बात कर रहे थे, तो क्या करता है एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज कर रहा होता है। तो कुछ कुछ इस तरह की वो लैंग्वेज होती है। अगर मेरे पास ये एक टेबल है जिसके अंदर मान लीजिए हमने क्या क्या कॉलम्स बनाए हुए हैं, कस्टमर आईडी कॉलम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, कंट्री है, हमने 5 तरह के कॉलम बनाए हुए हैं और मुझे कुछ डेटा चाहिए, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? आपकी जो कमांड है, आप मान लीजिए जो क्वेरी इसको बोला जाता है किस तरह की होती है, पहले आप लिखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब है मुझे कुछ कुछ डेटा चाहिए। उसके बाद आप देते हैं कॉलम के नाम, मान लीजिए यहाँ मैंने दे दिया एज कॉमा कंट्री, तो ये बोलेगा अच्छा मैं सिर्फ इन 2 कॉलम्स में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपको पूरा सारे के सारे कॉलम चाहिए तो आप जनरली स्टार लगा रहे होते हैं, यानी सेलेक्ट स्टार। उसके बाद आप लिखते हैं फ्रॉम और उसके बाद आप लिखते हैं अपनी टेबल का नाम। तो अगर मेरी टेबल का नाम कस्टमर्स है, मेरे एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा हमारे पास 3 टेबल्स थी। तो आप बताते हैं कॉलम आपको किस टेबल से चाहिए। तो वो टेबल आप बता देते हैं। इतनी भी क्वेरी आप पूरी लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, इस कस्टमर टेबल से सिर्फ ये 2 कॉलम पूरे के पूरे लाकर उठाकर आपको दे देगा। बट अगर आपको कोई कंडीशन चाहिए कि भाई मुझे सारे हर रो के लिए 2 कॉलम नहीं चाहिए, कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। यू कैन से वेयर, ये सब कब लाकर देना, कस्टमर टेबल से एज और कंट्री लाकर देना, पर सिर्फ तब लाकर देना जब जब जिस जिसका कंट्री यूएस से हो, और कोई वाला मत लाकर देना। तो देखिए फाइनल रिजल्ट में आपको क्या देगा, सिर्फ एज और कंट्री कॉलम देगा, कंट्री कस्टमर टेबल से देगा, और सिर्फ उन केसेस में देगा जब कंट्री यूएस से है, जो कि 2 केसेस हैं, बाकी तीनों कॉलम आपको नहीं देगा। तो आपको धीरे धीरे जैसे डेटा पढ़ना है वो पढ़ना यहाँ से आसान हो जाता है। एसक्यूएल डेटाबेस और एसिड कंप्लायंस भी करते हैं। एसिड का क्या मतलब है? नॉर्मल एसिड नहीं है। कौन सा एसिड है? एसिड का मतलब है एटॉमिक, कंसिस्टेंट, आइसोलेटेड एंड ड्यूरेबल। यानी जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हो रही हैं वो एटॉमिक हैं, यानी या तो ट्रांजैक्शन पूरी होगी या वो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी। मान लीजिए आप एटीएम से जाकर पैसे निकालते हैं, तो अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे तो आपके हाथ में भी पैसे आने चाहिए, है ना? या मान लीजिए आपने किसी वेंडर को जाकर, आजकल यूपीआई किया, एटीएम का जमाना तो पुराना हो गया, अब आपने यूपीआई किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास से कट गए उसके पास नहीं आए। हो जाता है किसी किसी केसेस में, बट उस केसेस में वो क्या करते हैं, उसको रिवर्ट करते हैं फिर। तो अगर कभी कोई एरर आ गई है तो या तो ट्रांजैक्शन का पूरा स्टेट आप कैंसिल कीजिए या पूरी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कीजिए। इसको एटॉमिक बोलते हैं। कंसिस्टेंट मतलब एक चेंज अगर एक बार मैंने किया तो जितनी बार भी मैं करूं उसका जो रिजल्ट है वो एक ही जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी 5 रुपए देने में 5 जा रहे हैं, कभी 5 रुपए देने में 6 जा रहे हैं, है ना?
आइसोलेटेड, यानी ट्रांजैक्शंस आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होने चाहिए। मैं एक दुकानदार को पैसे देता हूँ या दूसरे दुकानदार को पैसे देता हूँ, उससे आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब वो डेटा मेरा बना रहना चाहिए। तो अगेन हमको बहुत ज़्यादा डेटाबेस के कोर में नहीं जाना है, हम तो ये एनीवे स्टेपिंग स्टोन की तरह पढ़ रहे हैं कि हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए एसक्यूएल की, कि एसक्यूएल को अगर हमको अपने नोड जेएस के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है तो कैसे करते हैं। और देखिए क्वेरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ये स्पेसिफिक रोल्स होते हैं कंपनी के अंदर जो कि सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं, जिनका पूरा काम ही ये होता है कि भाई आपको जाना है और एसक्यूएल वाले जो डेटाबेसेस हैं उनको ओवर द टाइम मेंटेन करना है। तो काफ़ी बड़ी बेसिकली काफ़ी डेप्थ वाला ये काम है और काफ़ी सारे जॉब्स निकलते हैं जो सिर्फ डेटाबेस के लिए होते हैं। बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप डेटाबेस को मेंटेन कर रहे होते हैं। ये तो हुए एसक्यूएल डेटाबेसेस। अब जो हम दूसरा आगे चल के जो मोंगो पढ़ेंगे, आगे चल के एक बार उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अगर एसक्यूएल इस तरह से काम कर रहे थे तो ये बाद में नो एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या आए और क्यों आए। तो देखिए सबसे पहले नो एसक्यूएल डेटाबेस का मतलब एनओ, ये इंग्लिश वाला नो नहीं है, इसका मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, है ना। नो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, नॉट ओनली एसक्यूएल, कि ये सिर्फ एसक्यूएल वाले डेटाबेसेस नहीं है, बाकी हैं। बट एक तरह से देखिए जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस है ना, उनके अंदर कोई कॉमनैलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। कुछ कुछ चीजें कॉमन है बट कॉमनैलिटी नहीं होती, क्योंकि एक पहले से बहुत बड़ा ग्रुप था जो एसक्यूएल वाले डेटाबेसेस थे। तो उसके अलावा जो भी नई तरीके के डेटाबेसेस बनने शुरू हुए उन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया गया नो एसक्यूएल। जैसे हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियों का होता है ना कि एक पार्टी जो भी रूल कर रही है बाकी सारी पार्टी मिलकर अपना एक गठबंधन बना लेती है, तो जो भी उसके खिलाफ है वो सब एक साथ हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है क्या, एसक्यूएल वाले डेटाबेसेस एक तरह के हैं जो सब एसक्यूएल सपोर्ट करते हैं। नो एसक्यूएल वालों में आपस में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बट उनका मेन यही कॉमनैलिटी है कि भाई हम एसक्यूएल से डिफरेंट है। इनके मेन मेन जो फीचर्स हैं वो क्या है, फ्लेक्सिबल स्कीमा, यानी इसमें आपको पहले से स्ट्रक्चर वगैरह बताने की कोई जरूरत नहीं है। स्कीमा का मतलब होता है क्या स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर बताने की कोई जरूरत नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो, किसी भी तरह का डेटा हो, आप दे सकते हो। कभी आप मान लीजिए कस्टमर के बारे में उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे रहे हो, कभी आप बोल रहे हो नहीं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लो, फर्स्ट नेम लो, लास्ट नेम लो, डेट ऑफ बर्थ लो, एड्रेस लो, सब कुछ लो। तो ये वाला जो डेटाबेस है उसको इजीली अकोमोडेट कर लेता है। एक रिकॉर्ड के पास सिर्फ 2 कॉलम हो सकते हैं, एक रिकॉर्ड के पास 10 कॉलम हो सकता है आपस में कॉलम्स कॉमन हो ही ना। तो इसको जनरली डॉक्यूमेंट बेस्ड आप बेसिकली डेटाबेस बोलते हैं। नहीं, आप तो उठा उठा कर डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, उनके बीच में आपस में कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं भी कॉमन हो सकता है, इट्स अप टू यू। हालांकि हमारे एडवांटेज में होता है कि कुछ कुछ कॉमन हो, ताकि मैं बाद में जब उस डेटा को क्वेरी करूं, उस डेटा को पढूं, तो मुझे समझ में आए कि मैंने किस तरह का डेटा यहाँ पर बनाकर रखा है। बट इट्स टोटली अप टू यू, डेटाबेस आपको एनफोर्स नहीं करता है। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होते हैं। जो चीज मान लीजिए एसक्यूएल में हम टेबल्स बोल रहे थे, वो यहाँ पर कलेक्शन होती है। यानी यहाँ पर भी अगेन ये सिर्फ कॉमन नाम है, इसके अंदर डेटा कॉमन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उनके कॉलम्स कॉमन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज टोटली अप टू यू। बट यहाँ पर कलेक्शंस का मतलब है कि आप एक तरह का डेटा जनरली एक कलेक्शन में डालना स्टार्ट कर देते हैं, और हर कलेक्शन के अंदर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना। और डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल जेसन तरह के होते हैं। जनरली आप जेसन को उठा उठाकर उनके अंदर डालते रहते हैं, आपस में कुछ कॉमन है या नहीं, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक कलेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। इनका एक मेन रूल क्या है, इनकी मेन फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी है ड्यूप्लीकेसी ओवर रिलेशंस। यानी यहाँ पर नोएसक्यूएल में आप ये प्रेफर करते हो कि भाई आप बहुत ज्यादा रिलेशन मत बनाओ मल्टीपल कलेक्शंस के बीच में। जो भी डेटा आपको चाहिए रेडिली वो एक ही कलेक्शन में डाल लो, भले ही उसको 4 बार डुप्लीकेट आपको करना पड़े। आपको अगर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हर ऑर्डर के अंदर डालनी है तो हर ऑर्डर के अंदर उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दो, उसको बार बार आप लेकर मत आओ, है ना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट डुप्लीकेसी एक तरह से यहाँ पर इसीलिए बनाई गई है। आपको ये पूछे कि यार ये जो पहले डेटा को उठाकर नॉर्मलाइज करते थे, आजकल हम क्या करते हैं, डी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, नो एसक्यूएल के लिए मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए ओवर द टाइम आपको देखना पड़ता है कि कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री किस तरह जा रही है। जब 70s 80s में एसक्यूएल डेटाबेसेस इनिशियली बनाए गए थे, तब जो स्टोरेज है यानी जो हार्ड डिस्क है वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी, है ना। तो ओवर द टाइम ये बहुत बड़ी कंसर्न थी कि भाई हमको जो स्टोरेज है वो कम यूज करना है, टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर लगेगा तो कोई बात नहीं। यानी क्वेरीज में क्या होता है, जब आप ज्वाइन क्वेरीज बनाते हैं, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, डेटा निकाल कर लाते हैं, तो टाइम ज्यादा लगता है। पर उसमें प्रॉब्लम थी कि यार बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क स्पेस हम यूज नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं हम वैसे ही रखते हैं। आजकल क्या है, हार्ड डिस्क अगर आप कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा चीप हो गई है, यानी उनके लिए उसकी कॉस्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि पहली बात तो अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और दूसरी बात जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इंस्टाग्राम में आप स्क्रॉल करके 1 मिनट वेट नहीं कर सकते कि अभी चक्का घूम रहा है, अभी डेटा आने वाला है ना। और दूसरा, पहले बहुत कम रिकॉर्ड्स होते थे एसक्यूएल में भी, जो अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं होते थे। आजकल वही गीगाबाइट्स, पेटाबाइट्स, टेराबाइट्स ऑफ डेटा हमारा होता है। तो अभी हम ये प्रेफर करते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क सस्ती, आप एक काम करो, एक डेटा की चाहे 10 कॉपी बना लो, पर जब मैं वो डेटा मांगने आऊँ तो अभी ये मत बोलना कि अच्छा ये मैं ट्रांजेक्शन तो लेकर आ रहा हूँ सर, पर कस्टमर मुझे वहां से लाना है, प्रोडक्ट मुझे वहां से लाना है, एक डेटा और मुझे वहां से लाना है, और उसमें आप और ज्यादा टाइम लगा दो, है ना। तो आप डुप्लीकेसी करो, बट भाई मुझे डेटा इमीडिएटली रेडीली
अवेलेबल चाहिए, है ना? तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और स्केलेबिलिटी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि सारा डेटा एक ही जगह पर है। आप अलग-अलग डेटा को अलग-अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा डेटा कहाँ मिलेगा सिर्फ ये डिवाइड कर सकते हैं। बार-बार आपको बहुत सारे टेबल्स के अंदर जगल करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, जॉइंस वगैरह यहाँ पर नहीं होते हैं। ये सिस्टम्स हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होते हैं, जो बात अभी हमने की थी, यानी यहाँ पर जो स्केलेबिलिटी है वो आप मल्टीपल छोटे-छोटे मशीन्स लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। इसके देखिए बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं सर्वर के एनवायरनमेंट में। पहली बात तो ये कि अगर आपने कभी कंप्यूटर आप परचेज़ करने गए हो ना, तो एक जो एवरेज कंप्यूटर है वो एक नॉर्मल सस्ता कंप्यूटर आता है, मान लीजिए आपको 30, 35, 40 हज़ार तक मिल जाएगा। बट उसके बाद जैसे-जैसे प्राइस बढ़ता है ना, उतने फीचर्स नहीं बढ़ते, उतना जो साइज़ है वो बढ़ता नहीं है ना? तो इसीलिए जो भी सबसे ज़्यादा मास प्रोड्यूस सिस्टम है, उसको खरीदना सस्ता भी होता है और वो सिस्टम जनरली काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत बड़े-बड़े, महँगे-महँगे मशीन्स मत लगाइए, बहुत सस्ते बहुत सारे मशीन्स लगाइए। पहली बात तो ओवरऑल ही सस्ते पड़ते हैं। उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि खराब होने की कॉस्ट भी कंपनी के लिए कम होती है। अगर एक आध सिस्टम खराब हो भी जाता है उसमें से, तो वो सस्ते हैं, उनको रिप्लेस करना आसान है। बहुत महँगे कंप्यूटर्स अगर कभी खराब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा एक बार में लॉस हो जाता है, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है ना? और इनसे इस ये डुप्लीकेसी करने की वजह से मेन फायदा क्या हुआ हमारा, परफॉर्मेंस में हमारा फायदा हुआ, हाई थ्रूपुट होता है, लो लेटेंसी होती है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा आप एक बार में इसमें पढ़ सकते हो, राइट कर सकते हो, दोनों चीजें। और साथ साथ जो टाइम उसके अंदर लगता है, लेटेंसी जो टाइम लगता है, वो भी बहुत कम लगता है। लेटेंसी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मेरी रिक्वेस्ट से पहले ही मुझे कितना टाइम लग गया, है ना? अभी वो जा रहा है एसक्यूएल में, अलग-अलग रिकॉर्ड्स के अंदर ढूँढेगा, 4 टेबल से डेटा निकाल कर लाएगा, जॉइन करेगा, बहुत सारे काम करेगा। वो सब यहाँ करने की ज़रूरत नहीं होती है, और डेटा इमीडिएटली उठाता है और यूज़ कर लेता है। इसका प्राइम एग्ज़ाम्पल कौन है? इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है मोंगोडीबी, जो हम प्राइमरीली इस कोर्स में आगे चल के एंटरटेन करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, है ना? तो इतना तो हमने देख लिया। अगर मोटा-मोटा हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे एसक्यूएल और नो एसक्यूएल को, तो देखिए एसक्यूएल तो सारे रिलेशनल टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, यानी टेबल्स हैं, आपस में उन्होंने कुछ-कुछ रिलेशंस बनाए हुए हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस बहुत तरीके के हो सकते हैं, कुछ-कुछ की वैल्यू टाइप के डेटाबेस होते हैं, कुछ ग्राफ फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, कुछ वाइड कॉलम एक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर स्टोर करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स की तरह स्टोर करते हैं। मोंगोडीबी आता है डॉक्यूमेंट्स वालों में, है ना? जो डायरेक्टली क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स की तरह स्टोर करते हैं। हम भी प्राइमरीली ये जो डॉक्यूमेंट डेटा स्टोर्स हैं, इसी को भी आगे चल के एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि यही एक तरह का नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस बहुत टाइप के हमारे पास होते हैं, है ना? तो आपके एग्जाम के लिए या इन जनरल हमने यहाँ पर एक टेबल में भी ये जितने भी डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस जो हैं, इनको एक टेबल में बनाकर लिख दिया है। इसके नोट्स भी जो मिलेंगे आपको, नीचे आप लिंक देखेंगे, है ना? आप completecoding.in पर जाएँगे, वहाँ जाकर हर कोर्स के लिए हम आपको गिटहब का लिंक, यानी जो भी हम कोड लिखते हैं इस कोर्स में उसका लिंक, फ्री नोट्स, सर्टिफिकेट का लिंक, सब कुछ आपको वहाँ जाकर मिल जाएगा। तो अगर ये नोट्स आपको पूरे के पूरे डाउनलोड करने हैं, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? ताकि एग्जाम में क्विकली आपको याद आ जाए कि अगर एसक्यूएल या नो एसक्यूएल या इंटरव्यूज में आप क्विकली देख सके कि एसक्यूएल नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस जो है वो होता है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे भाई इंस्टॉलिंग पर, यानी एसक्यूएल डेटाबेस का एक जो प्राइम एग्जांपल हम यहाँ पर लेने वाले हैं उसका नाम है माईएसक्यूएल। तो अब हम आ जाएंगे इंस्टॉल करने पर कि भाई माईएसक्यूएल को कैसे हमको इंस्टॉल करना है, लोकली हमको कैसे उसको सेटअप करना है और कैसे हम उसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा इंस्टॉलेशन, है ना? जैसे मोस्ट ऑफ द यूजर्स, हमारे लर्नर्स हैं, वो सब विंडोज़ मशीन पर हैं, तो हमने एक विंडोज़ वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया। एक बार यहाँ जाकर हम इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा जो माईएसक्यूएल है वो, है ना? तो कैसे-कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हमको जाना है एसक्यूएल की वेबसाइट पर। कैसे जाएँगे, एक ब्राउज़र खोल लेते हैं, है ना? हमने क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है, क्रोम खोल लेते हैं। इसके अंदर जाकर पहले हम सर्च कर लेंगे बस माईएसक्यूएल, है ना? अच्छा, ये कुछ खुद से डाउनलोड्स में आ गया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि गूगल सर्च से आपको कैसे आना है ना? तो हम पहले गूगल ही खोल लेते हैं, मान लीजिए गूगल, फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको, है ना? यहाँ गूगल पर आकर हमको क्या लिखना है, माईएसक्यूएल। एक नंबर थोड़ा ज़्यादा शायद ही बड़ा हो गया है, इसको नॉर्मल साइज कर लेते हैं, है ना? तो माईएसक्यूएल का जो वेबसाइट है, देखिए www.mysql, यहाँ पर जाना है, एकदम फ्री प्रोडक्ट है ना? जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमको इसका कम्युनिटी एडिशन यूज़ करना है जो जनरली फ्री होता है। तो यहाँ पर हम आएंगे, उसके बाद देखिए mysql.com में आपको आना है डाउनलोड्स के अंदर, है ना? डाउनलोड्स में आप आ गए। यहाँ अगर आप नीचे आएंगे, देखिए हमको देखना है कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स। कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स का क्या मतलब है, जो जो चीज़ें फ्री वाले इनके सॉफ्टवेयर हैं वो हमको यूज़ करना है ना? अच्छे खासे प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स में भी माईएसक्यूएल का फ्री वर्जन ही यूज़ किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यहाँ से उठाकर
इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 तरीके हैं, हमको 2 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। एक तो होता है इसका कम्युनिटी सर्वर, है ना? 2 चीज़ें, एक तो सर्वर बनेगा जो एक्चुअली एक तरह से मान लीजिए जैसे हम अपना नोड.जेएस का सर्वर अभी तक बना रहे हैं, ऐसे एक माईएसक्यूएल का सर्वर बनेगा और वो डेटाबेसेस ये वो सब कुछ लोकली मेंटेन करेगा। बट हम उससे बातचीत कैसे करेंगे? कोड से तो हम डायरेक्टली बातचीत कर ही सकते हैं, बट इनिशियल सेटअप के लिए उसको समझने के लिए उसका एक यूआई भी हम डाउनलोड करते हैं। जैसा हमने जनरली आप गिट वगैरह की वीडियो भी देखेंगे, वहाँ भी हमने अलग-अलग तरह के यूआई इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका एक यूआई इंस्टॉल करेंगे जो हमको उस एनवायरनमेंट से डायरेक्टली उसमें छेड़छाड़ करने में, हेल्प करने में, टेबल्स क्रिएट करने में, स्कीमा क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो 2 चीज़ें हमको डाउनलोड करनी है। एक है हमारा जो कम्युनिटी सर्वर है ये, जब आप ये कम्युनिटी सर्वर मैं पहले आपको इसका एक बार लिंक दिखा देता हूँ। अगर आप वापस आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये माईएसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर दिख रहा है ना? तो आप अगर ये माईएसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर दबाते हैं, आप कीजिएगा ये कम्युनिटी सर्वर दबाते हैं तो यहाँ ये माइक्रोसॉफ्ट का एमएसआई इंस्टॉलर या ज़िप इंस्टॉलर जो भी आपको डाउनलोड करना है, एमएसआई इंस्टॉलर आप डाउनलोड करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमको यहाँ से क्या डाउनलोड करनी है, दूसरी चीज़ हमको डाउनलोड करनी है माईएसक्यूएल वर्कबेंच, है ना? तो वर्कबेंच पे आप आएँगे, ये वो यूआई है जो हमको चाहिए, तो आप ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए जो वर्कबेंच है, ये भी यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों काम आपके यहाँ से हो जाएँगे। विंडोज़ अगर आप किसी भी और मशीन पर हैं, आप मैक पर हैं, लिनक्स पर हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है। विंडोज़ के लिए एक इनका पूरा इंस्टॉलर भी आता है जिससे आप ये दोनों चीज़ें एक बार में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप विंडोज़ पर हैं तो आप डायरेक्टली माईएसक्यूएल इंस्टॉलर यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपको अंदर जाके चूज़ करने देगा कि आपको क्या बेसिकली इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल नहीं करना है। मैं मान लीजिए इसको एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ उठाकर। ये बोल रहा है कि 2 एमबी का है, वेब कम्युनिटी हम पहले ये जो छोटे वाला है यही डाउनलोड कर लेते हैं। आई थिंक ये बाकी डाउनलोड जो है वो बाद में कर रहा होगा। आप जब भी डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे ये आपसे पूछेगा क्या कि भाई आपको एक जरा अकाउंट बना लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। बट देखिए नीचे एक छोटा सा लिंक है, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। तो मुझे अकाउंट नहीं बनाना है, आप बस मेरा डाउनलोड कर दीजिए क्योंकि ये 2 एमबी का है तो देखिए इमीडिएटली डाउनलोड हो जाएगा। इसको क्लिक करके हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यस, जो स्टेप्स हैं वो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इंस्टॉलर अभी लोड हो रहा है ना? तो उसके बाद ही हमको यहाँ पर चूज़ करने देगा कि आपको क्या-क्या चाहिए। तो बोल रहा है आपको सिर्फ़ सर्वर चाहिए, आपको सिर्फ़ क्लाइंट चाहिए, आपको पूरा चाहिए, सारे फर्स्ट फीचर्स चाहिए, कस्टम चाहिए। तो हम इसको कस्टम चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमको वर्कबेंच चाहिए और हमको सर्वर चाहिए। नेक्स्ट दबाते हैं। अब ये पूछ रहा है आपको क्या-क्या चाहिए, तो माईएसक्यूएल सर्वर में हम चूज़ कर लेते हैं कि भाई माईएसक्यूएल सर्वर हमको चाहिए, है ना? सर्वर 8 ये अंदर दिखा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो हम यहाँ से बस माईएसक्यूएल सर्वर 8 को बोल देते हैं कि भाई आप माईएसक्यूएल सर्वर जो है हमारा, जो भी सबसे नया वर्ज़न है 8.0.40 वो आप हमारे लिए इंस्टॉल कर दीजिए। एप्लीकेशंस उसके बाद देख लेते हैं। देखिए माईएसक्यूएल वर्कबेंच यहाँ आपको दिख रहा है। तो माईएसक्यूएल वर्कबेंच दबाता हूँ, जो भी इसका लेटेस्ट वर्ज़न है, इसका भी लेटेस्ट वर्ज़न देखिए ग्रीन वाला आइकन है, इसको दबाएँगे तो यहाँ जो-जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो राइट में आता जा रहा है कि क्या फाइनली इंस्टॉल होने वाला है। तो दोनों चीज़ें हमको सेलेक्ट कर लेनी है, सर्वर हमको सेलेक्ट कर लेना है और वर्कबेंच हमको सेलेक्ट कर लेना है ना? अ नहीं, हमको इंडिविजुअल प्रोडक्ट के फीचर सेलेक्ट नहीं करने हैं, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। देखिए अब ये दिखा रहा है कि मैं माइस्क्ल सर्वर और वर्कबेंच दोनों इंस्टॉल करा रहा हूँ। अगेन अगर आप मैक पर हैं, लिनक्स पर हैं, तो जैसा जो मैंने बाहर आपको डाउनलोड्स में दिखाया था, आपको दोनों इंडिविजुअली अलग-अलग डाउनलोड कर लेने हैं, है ना? इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। अभी क्या करेगा, इनको पहले डाउनलोड कर रहा होगा दोनों को और उसके बाद एक-एक करके इनको इंस्टॉल कर रहा होगा। तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। देखिए डाउनलोड वाला काम हो गया। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन करेगा, रेडी टू इंस्टॉल। मैं बोलता हूँ एग्जीक्यूट, इनको इंस्टॉल कर दीजिए। तो अब ये इंस्टॉल कर रहा है। तो पहले वाला इसने इंस्टॉल कर दिया, अभी इसके बाद पहले वाले के बाद दूसरे वाला इंस्टॉल करेगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ, दोनों बेसिकली अलग-अलग जगह पर जो इंस्टॉलेशन का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्योंकि एक वर्चुअल मशीन चला रहा हूँ, ये एक्चुअल विंडोज़ की मशीन नहीं है, तो यहाँ पर वर्कबेंच मेरा जो है वो फ़ेल कर जाता है, बट आपके लिए ये पास कर जाएगा, है ना? मेनली जो सर्वर वाला सेटअप है, उसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे माइस्क्ल सर्वर को, वर्कबेंच आपके लिए इंस्टॉल हो जाएगा, मैं यहाँ पर इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता हूँ, है ना? तो देखिए यहाँ पर ही उसके बाद पूछता है कि आपका जो पोर्ट है वो क्या करना है, वो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेम्ड पाइप, टाइप मेमोरी, है ना? ये आपका क्या है, डेवलपमेंट कंप्यूटर है या आप सर्वर की तरह इसको चला रहे हैं तो डेवलपमेंट कंप्यूटर इसको बोल देते हैं, है ना? इसके बाद आप इसको कर सकते हैं नेक्स्ट, है ना? ये इसके बाद क्या करेगा, आपको कौन-सी तरह का पासवर्ड यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है फॉर एन्क्रिप्शन ऑथेंटिकेशन या पुराने वाला लेगेसी यूज़ करना है। आपको दोनों में से जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो, है ना? पर कुछ-कुछ जगह पर अभी भी ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जो लेगेसी वाला वर्ज़न है वो यूज़ कर लीजिए। हम वैसे भी अभी किस लिए सिर्फ़ सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेगेसी वाला वर्ज़न यूज़ कर लेते हैं तो इसमें भी हमारा काम जो है वो चल जाता है।
मेन चीज़ ये है, मैं जैसे बात कर रहा था आईडी और जो आपका एक यूज़र यहाँ पर क्रिएट होता है कि यूज़र क्या होगा और उसका पासवर्ड क्या होगा, ये आपको रखना भी है और याद भी रखना है ना? अगेन जब आप मैक में कर रहे होंगे, कहीं और पर कर रहे होंगे, किसी और तरह से यहाँ पर पूछता है। फिलहाल मैं मान लीजिए इसका नाम रख देता हूँ रूट एंड रूट, है ना? आपको अच्छा कोई पासवर्ड रखना है, आप उस तरह से रख लीजिए। ये बोल रहा है फिलहाल वीक है, कोई बात नहीं, मैंने लिखा है ROOT ROOT, ये मैंने लगा लिया। इसको हम कर लेते हैं ऐड यूज़र। अच्छा, ये आई थिंक इतने से हमारा काम चल जाएगा, अलग से हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ़िगर, स्टार्ट, स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट, बाकी आपको कोई भी जो बेसिकली परमिशंस है वो चेंज नहीं करनी है। ये आप करते रहिए, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप, एग्ज़ीक्यूट, एक-एक करके पूरी की पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो यूज़र आपका क्रिएट करना है, वो काम ये यहाँ आपके लिए कर देगा। तो विंडोज़ के लिए मोटा-मोटा इंस्टॉलेशन हमने कवर कर लिया है। बस अगर आप मेरी तरह वर्चुअल मशीन पर नहीं, आप एक्चुअली विंडोज़ चला रहे हैं, तो आपका जो वर्कबेंच वाला जो स्टेप था वो भी अपने आप सक्सेस हो जाएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिनिश दबाएँगे, देखिए बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, नेक्स्ट, फिनिश, है ना? तो इससे क्या होगा, हमारा एसक्यूएल भी, हमारा एसक्यूएल सर्वर जो है वो हमारा इंस्टॉल होके रन हो गया हमारे सिस्टम पर, और साथ-साथ जो वर्कबेंच था वो भी हमारा इंस्टॉल हो गया होगा। इसके बाद का जो मैं काम आपको दिखाऊँगा वो बिल्कुल सेम होने वाला है, चाहे वो आप मैक पर यूज़ कर रहे हो, लिनक्स पर यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ पर यूज़ कर रहे हो, एक बार इंस्टॉलेशन हो गया तो सब कुछ एक तरह से ही एकदम चलने वाला है। तो इसके बाद का जो हम देखेंगे, वो हम देख रहे होंगे एक बार जो मेरे वाला सिस्टम है उस पर देखिए दोनों आपको कैसे इंस्टॉल करना है, माइस्क्ल कैसे इंस्टॉल करना है, ये आपको दिखा दिया हमने। तो देखिए एक बार जब हमारा माइस्क्ल वर्कबेंच इंस्टॉल हो गया है और आप उसको ऐसे खोलने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर ये लोकल इंस्टेंस जो आपका चल रहा है सर्वर, ये आपको दिख जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करें और खोल लें। अभी मैंने मैक में जैसे इंस्टॉल किया है तो डबल क्लिक करके खुल गया है। साथ-साथ आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपना पासवर्ड ठीक डालना है। यहाँ पर जब हमने ये बनाया था तो हमने इसका पासवर्ड डाला है कंप्लीट कोडिंग @01, है ना? तो हमको कोड में भी आगे चल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट आप जो भी पासवर्ड डाल रहे हैं बस वो याद रखें। यूज़र हमारा रूट है, वो पासवर्ड आप यहाँ डबल क्लिक करके पासवर्ड डालेंगे तो आपको इस तरह का एक यूआई देखने के लिए मिलेगा कि आप भाई कनेक्टेड हो चुके हैं, है ना? जिसके कुछ-कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने यहाँ लगातार आपके नोट्स में भी डाले हुए हैं ताकि आप देखकर मैच कर पाएँ कि भाई ये मुझे सेम तरह से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना? तो ये हमारा बन गया। इसके बाद आपको यहाँ पर कहाँ क्लिक करना है, आप एडमिनिस्ट्रेशन पर होंगे। जब आप ये पहली बार आए आपको यहाँ स्कीमास पर क्लिक कर देना है। तो देखिए एक सिस्टम टाइप का स्कीमा यहाँ पहले से बना हुआ है ना? एक सिस्टम टाइप का स्कीमा यहाँ पहले से बना हुआ है, आपको इसकी परवाह नहीं करनी है, आपको सबसे पहले यहाँ आना है और एक नया स्कीमा क्रिएट करना है। स्कीमा आप ये मान लीजिए एक तरह से पूरे डेटाबेस की बात हो रही है, कितने डेटाबेस आप यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो एक नया स्कीमा बना लेते हैं। नाम हम यहाँ पर उस नए स्कीमा का क्या रख लेंगे, मान लीजिए हम रख लेते हैं एयरबीएनबी, है ना? हमने अपने स्कीमा का नाम रख लिया है एयरबीएनबी, कैरेक्टर सेट, कोलेशन, बाकी हमको चीज़ें चेंज नहीं करनी है। यहाँ बस इसको बंद नहीं करना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर नीचे अप्लाई टाइप का एक बटन आ रहा है ना? मैं अपने आप को थोड़ा-सा यहाँ से हटाने की एक बार कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ नीचे आपको ये अप्लाई बटन दिख रहा है, ये अप्लाई बटन आपको क्लिक करना है। ये अप्लाई बटन आप क्लिक करते हो तो ये आपको एक प्रीव्यू दिखाता है ना, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट इसको अभी बड़ा करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना? ये है क्या शायद? हाँ, तो देखिए जो टेक्स्ट है ये मेरा बड़ा हो गया, और बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना? तो ये दिखा रहा है कि भई क्या फाइनल जो मेरी जो कमांड है वो ये चलाने वाला है, तो उसके लिए एसक्यूएल कमांड चलाने वाला है। हम यूआई यूज़ कर रहे हैं, फाइनली उसको कमांड्स में चला रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप कमांड से भी कर सकते हैं, बट हम यूआई से कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है क्रिएट स्कीमा एयरबीएनबी में करने वाला हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई, है ना? तो ये बोल रहा है इसने एसक्यूएल को एग्ज़ीक्यूट कर दिया है, क्लोज़ करेंगे, तो देखिए साइड में अब मेरे पास एक स्कीमा बनकर आ गया है जिसका नाम है एयरबीएनबी। उसके अंदर टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, स्टोर प्रोसीजर हैं, फंक्शंस हैं। ये सिर्फ एक्चुअली हैं, पर उसके अंदर है कुछ नहीं। मैं टेबल्स पर दबा रहा हूँ तो खुल कुछ नहीं रहा है। बट कम से कम एक स्कीमा मेरा जो है वो क्रिएट हो गया है। अब ये जो मैंने क्रिएट किया था उसको बंद कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ हमने देख लिया, ये बटन आप याद रखिएगा। हमने आपके यहाँ बेसिकली नोट्स में भी दिखाया है, जो पहले वाला ये डेटाबेस टाइप का बटन है, इस पे प्लस लिखा हुआ है, इससे आपका स्कीमा जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपने कोड में जाएँगे और देखेंगे कि इस ऐप को अब हम इस डेटाबेस या स्कीमा जो हमने अभी बनाया है, उससे हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ हमको क्या करना पड़ता है, एक पैकेज हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है MySQL 2। तो पहले हम अपने कोड की तरफ चलते हैं इसके बाद, है ना? ये हमारा कोड है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 14 हमारा खुला हुआ है। जो हमने लास्ट टाइम किया था इसको मैं फ़िलहाल बंद करके इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, है ना? ताकि हम जो एसक्यूएल वाला काम है वो फ्रेश कर पाएँ, पुराने वाला जो चीज़ें हैं वो अफ़ेक्ट ना हो, है ना? इसको कर देते हैं इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, है ना? और चैप्टर नंबर कर देते हैं 15। एक पूरी कॉपी हमने बना ली है, सर्वर भी यहीं आकर बनाएँगे, पर सर्वर बनाने से पहले ही एक्चुअली हम इंस्टॉल कर लेंगे जो हमको अभी इंस्टॉल करना है, हमारा पैकेज नंबर 15, है ना? ये हम आ गए इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल में। देखिए एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है ना?
ये जो पैकेजेस हैं, ये कई सारे पैकेजेस हैं एक्चुअली, एक नंबर में छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। एसक्यूएल के कई सारे पैकेजेस हैं, आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल करेंगे वो भी हो जाएगा, माई एसक्यूएल 3 करेंगे वो भी हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है कि हमको कौन सा पैकेज चाहिए, हमको चाहिए माई एसक्यूएल 2 वाला पैकेज, है ना? तो बस वो आपको याद रखना है कि यहाँ माई एसक्यूएल 2 पैकेज हमको चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, नए वाले फोल्डर में अब मैं कर रहा हूँ npm install हाइफन सेव, देखिए ऑप्शनल होता है, तो आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ माई एसक्यूएल 2, है ना? बस ये एग्जैक्ट टाइप आपको लिखना है, एंटर दबाएंगे, ये एक पैकेज हमारे लिए इंस्टॉल कर लेगा। ये पैकेज क्या कर रहा है, ये पैकेज हमको हेल्प करेगा माईएसक्यूएल से कनेक्ट करने में, जैसे वर्कबेंच यूआई हमको कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ये माईएसक्यूएल हमको हेल्प करेगा कनेक्ट करने में और डायरेक्टली उसको इस्तेमाल करने में, है ना? तो हमने एनपीएम इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया। दोबारा से मैं सर्वर यहाँ पर रन कर लेता हूँ, एनपीएम स्टार्ट, है ना? ये उसका स्टार्ट भी हो गया, इसको हम कर लेते हैं नीचे। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर आकर आपको दिखाऊं, npm इंस्टॉल हमने एक बार ये कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक नया फाइल बनाया है डेटाबेस यूटिल टाइप का, जो हमको हेल्प करेगा कनेक्ट करने के लिए, है ना? तो हम भी यहाँ यूटिल के अंदर आ जाते हैं, है ना? चैप्टर नंबर 15 को मैं खोल लेता हूँ ऐसे। यहाँ यूटिल्स नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर अभी तक हमने सिर्फ पाथ यूटिल बनाया हुआ है। अब हम फाइल के तो सारे ऑपरेशन हटा रहे हैं, तो पाथ यूटिल का तो बहुत ज्यादा यूज नहीं रह जाएगा। यूटिल के अंदर फिलहाल हम एक नया यूटिल बना लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ डेटाबेस यूटिल डॉट जेएस, है ना? डेटाबेस यूटिल बना लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो माईएसक्यूएल हमने निकाला है, माईएसक्यूएल हमने इंस्टॉल किया है, इसको रिक्वायर कर लेंगे। तो हम करेंगे माईएसक्यूएल रिक्वायर, एक्चुअल पैकेज का नाम क्या है, माईएसक्यूएल नहीं है, माईएसक्यूएल 2 है। तो यहाँ मैं एक्चुअल पैकेज का नाम दे देता हूँ। अब मैं अंदर बार बार उसको माईएसक्यूएल 2 नहीं लिखूंगा, तो मैंने यहाँ इसको क्या दे दिया, माईएसक्यूएल ही बना दिया कि भाई मेरा जो कॉन्स्टेंट है वो माईएसक्यूएल आप बना दीजिए, रिक्वायर कर लीजिए माईएसक्यूएल 2, है ना? ये वाले डेस्कटॉप को हम थोड़ा सा इधर ले जाते हैं ताकि बार बार हमको नहीं जाना पड़े, है ना? माई एसक्यूएल 2, तो इधर हम आ गए। जब आपने निकाल लिया उसके बाद देखिए क्या होता है, जनरली डेटाबेस से जब आप बातचीत करते हैं तो आपको पहले डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता है। वो कनेक्शन बनाने की एक कॉस्ट होती है, यानी वो कनेक्शन आप बनाते हैं। जनरल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जब आपका काम पूरा हो गया उसके बाद आप उस कनेक्शन को क्लोज करेंगे, क्योंकि आपने डेटाबेस का कनेक्शन एंगेज करके रखा हुआ है। डेटाबेस एक सर्टेन नंबर ऑफ कनेक्शन ही मान लीजिए एक बार में एनेबल रखता है या एक बार में सपोर्ट कर सकता है। तो मान लीजिए डेटाबेस ने बोला कि भाई मैं 10 कनेक्शन एक बार में सपोर्ट कर सकता हूँ। आपने कनेक्शन खोला, आप काम कर ही नहीं रहे हैं, क्वेरी कर ही नहीं रहे हैं, कनेक्शन खोलकर बैठे हुए हैं, तो आपने डेटाबेस की रिसोर्स को कैप्चर करके रख लिया है जो किसी और यूजर के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। तो इन जनरल तरीका ये होता है कि आप कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन अपना काम करते हैं, कनेक्शन बंद करते हैं, फिर कनेक्शन बनाते हैं, काम करते हैं, कनेक्शन बंद करते हैं। उसमें एक तो एक कॉस्ट है बार बार कनेक्शन बनाने की और कनेक्शन बंद करने की। दूसरा, बहुत बार एरर हो जाती है, बीच में कुछ क्रैश हो गया, कुछ हुआ, पता चला आपको आपसे डेटाबेस कनेक्शन लूज हो गया बट आपने उसको बंद भी नहीं किया, है ना? तो इस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले प्रोग्रामिंग में, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे कैच फाइनली टाइप के, कि भैया फाइनली में पहले एक बार कम से कम डेटाबेस कनेक्शन बंद ही करेंगे। जावा में ट्राई रिसोर्स होता है कि रिसोर्स आप वहाँ पर दीजिए, वो खुद से उसको बंद करेगा। बहुत सारे काम हमने किए हैं, बट इनके और सॉल्यूशंस भी ये हैं कि आजकल क्या सॉल्यूशन होता है कि यार वो 10 कनेक्शन जो है कोई बनाता नहीं है। आपका सिस्टम क्या करेगा, एक कनेक्शन का पूल बनाकर रख लेगा। ये जो माईएसक्यूएल पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, ये करेगा एक कनेक्शन का पूल बनाकर रख लेगा, और उसके अंदर सारे कनेक्शन वो एक्टिव रखेगा, 2-3 कनेक्शन एक्टिव रखेगा, बट वो शेयर्ड पूल होगा। यानी वो सिर्फ मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एक टाइप का कोड यूज़ नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे अलग-अलग पीसेस ऑफ कोड उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब भी कोई काम करना है तो आप पूल से जाएँगे, बोलेंगे कनेक्शन दे दो, इस्तेमाल करेंगे, वापस पूल को तो देंगे। आप ना कनेक्शन बना रहे हैं, ना कनेक्शन डिलीट कर रहे हैं, यानी बंद कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एफिशिएंट हो जाती हैं और हमको बहुत सारा काम जो है वो करना नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कनेक्शन पूल बनाकर छोड़ रहे होंगे। ये इसी तरह से है जैसे हमने जब पहले जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन जब हम देख रहे थे, तो वहाँ हमने देखा था इवेंट लूप कैसे काम करता है ना? इवेंट लूप कैसे काम करता है, उसका भी एक बेसिकली थ्रेड पूल होता है, वो भी बार-बार थ्रेड्स क्रिएट नहीं करता है। जावास्क्रिप्ट में जो थ्रेड पूल होता है, वो बार-बार क्या करता है, इनपुट आउटपुट का जो भी काम है वो थ्रेड पूल में से उठाता है, उसको काम देता है, वो थ्रेड वापस थ्रेड पूल में चला जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन पैटर्न है जो हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ हम उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, माईएसक्यूएल का एक फंक्शन है माईएसक्यूएल डॉट क्रिएट पूल नाम से। तो अब ये क्रिएट पूल करते हैं, इसके अंदर कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बेसिस पर आपका जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो जाता है। तो मैं ये कर लेता हूँ। यहाँ क्या हम करेंगे, कॉन्स्ट इसको बोल देंगे कि भाई एक पूल बनाकर हमको देने वाला है ना? और यहाँ कर लेंगे माईएसक्यूएल डॉट क्रिएट पूल। देखिए क्रिएट पूल ये दिखा रहा है, क्रिएट कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट भी दिखा रहा था। आप क्रिएट करते हैं तो क्रिएट कनेक्शन भी आप कर सकते हैं, पूल, क्लस्टर, सर्वर जो भी आपको बनाना है। मैं फिलहाल पूल बना रहा हूँ कि मुझे इंडिविजुअल कनेक्शन ना बनाना पड़े। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको देनी पड़ेंगी जिसके बेसिस पर ये कनेक्शन बन जाएगा। अब प्रॉपर्टीज हमको क्या क्या देनी है, देखिए पहले तो ये बताना पड़ेगा ये सर्वर है कहाँ पर, यानी
जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में करेंगे तो जो हमारा डेटाबेस है वो तो किसी और ही सर्वर पर होता है, वो हमारे पास लोकली होता ही नहीं है ना? तो यहाँ आप बताते हैं होस्ट, यानी उसका आईपी एड्रेस बताएँगे या उसका डीएनएस बताएँगे, एग्ज़ैक्ट बताएँगे कहाँ पर हो रहा है। अभी हमारे केस में तो ये हमारे सिस्टम पर है, डेटाबेस भी हमारे सिस्टम पर है, जो नोड सर्वर चल रहा है वो भी हमारे सिस्टम पर ही चल रहा है। तो फिलहाल मैं होस्ट की जगह उसको बोल दूँगा कि भाई होस्ट है लोकल होस्ट, यूज़र का नाम हमने रूट रखा है वो दे देंगे, पासवर्ड आपने जो भी रखा हो वो दे देंगे, और किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, हमने एयरबीएनबी नाम का भी वहाँ पर जाकर एक स्कीमा बनाया है, तो डेटाबेस एयरबीएनबी से हमको कनेक्ट करना है वो दे देंगे। तो ये चारों चीज़ हम जल्दी-जल्दी यहाँ पर दे देते हैं। होस्ट है हमारा लोकल होस्ट, है ना? अपना लोकल आईपी एड्रेस आप देना चाहें 127.0.0.1 देना चाहें, सब कुछ यहाँ पर चल जाएगा, है ना? उसके बाद हमको देना है यूज़र क्या है ना? तो यूज़र दे देते हैं रूट, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है कंप्लीट कोडिंग एट द रेट 01। ये मैंने गलती नहीं की है, सी मैंने यहाँ पर स्मॉल ही दिया है, नोट्स में आपके कैपिटल लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो सकता है, जो मेरा पासवर्ड है एग्जैक्ट वो हमको देना है, और लास्ट में हमको देना है डेटाबेस, और डेटाबेस की वैल्यू हमारी होने वाली है स्मॉल में एयरबीएनबी। ये केस सेंसिटिव है, आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, है ना? तो लोकल होस्ट, रूट, कंप्लीट कोडिंग, ये जो भी आपका पासवर्ड है, और आपका जो डेटाबेस है वो आपको देना है। अभी एक बार कनेक्शन पूल मैंने बना लिया, तो उस पूल को मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करके छोड़ दूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू पूल डॉट, पूल पर आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है, क्या, पूल डॉट प्रॉमिस, है ना? क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्टली आपको कनेक्शन नहीं देता है, तो आप पूल डॉट प्रॉमिस एक बार कॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, और ये जहां जहां भी उसके बाद हमको इस्तेमाल करना है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने एक फाइल के अंदर ये जो कोड हमको बार बार लिखना पड़ता है, इसको लिखकर छोड़ लिया कि भाई जब भी हमको कनेक्ट करना है हम एयरबीएनबी डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे होंगे। बट अभी तो हमने यहाँ सिर्फ डेटाबेस लिखा है। डेटाबेस के अंदर कंटेंट डालने के लिए, कुछ एक्चुअल डेटा डालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको टेबल्स चाहिए। तो सबसे पहले उसके बाद एक टेबल बनाते हैं कि टेबल हम एक्चुअली कैसे बना सकते हैं। और देखिए टेबल हमको कौन सी चाहिए, अगर मैं अपने कोड के हिसाब से देखूंगा हम कौन सा मॉडल स्टोर कर रहे हैं, बाद में एक फेवरेट भी हमको बनाना पड़ेगा, पर फिलहाल मेन जो हमारी टेबल है वो होम है, और होम के अंदर मुझे सारी चीज़ें यहाँ से बनानी है, सारी चीज़ें बन जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। हाउस नेम, प्राइस, लोकेशन, रेटिंग, फोटो, यूआरएल, ये हमारे फील्ड्स उसके अंदर होने चाहिए, और एक आईडी फील्ड हमारा होना चाहिए जो कि यूनिक होता है, जिसको हम असाइन करते हैं। डेटाबेस हमारी उसमें भी हेल्प करेगा, हम आईडी फील्ड बना सकते हैं, और डेटाबेस को बोल सकते हैं कि भाई मैं आईडी फील्ड नहीं दूंगा, तुम अपने हिसाब से इसकी एक यूनिक वैल्यू जो है वो अपने हिसाब से बनाते रहना, मैं आपको नहीं दूंगा। इंसर्शन के टाइम पर आप अपने आप से बना लेना, जब मैं वापस मांगने आऊंगा रिकॉर्ड तो मुझे आईडी आप दे देना। कैसे करते हैं वो देखते हैं, है ना? तो मैं ये जो हमारा वर्क बेंच है यही मैं खोल लेता हूँ। अब देखिए जब मैं एयरबीएनबी के अंदर हूँ, टेबल्स में अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर ऊपर स्कीमा के बगल में वाला जो बगल वाला बटन है, ये भी क्या है, क्रिएट न्यू टेबल का बटन है, इसको भी आप क्लिक कर सकते हो। ये मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा बोल रहा अभी स्कीमा सेलेक्टेड नहीं है ना? आप एयरबीएनबी को सेलेक्ट करके तब यहाँ से दबाओगे। अ, अच्छा तो ये बोल रहा है एयरबीएनबी को आप एक बार डबल क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप इसको दबाएंगे तो आपका न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगा, है ना? देखिए व्यू जो है थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, बट इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसका मेरे पास अभी और कोई चारा नहीं है ना? ये जो न्यू टेबल है, टेबल का नाम हमको क्या देना है, मैं दे देता हूँ होम्स। जनरली कैसे देना होता है, क्या बेसिकली प्लूरल देना होता है, टेबल का नाम जनरली स्मॉल कैरेक्टर्स में रखते हैं। तो मैंने क्या दे दिया, इसको दे दिया होम्स, क्योंकि मेरे को इंडिविजुअली एक एक होम स्टोर करना है। कौन-कौन से कॉलम होने चाहिए? पहला कॉलम होना चाहिए मेरा एक आईडी, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। यहाँ टाइप भी हमको देना पड़ेगा, हम जावास्क्रिप्ट में तो टाइप नहीं दे रहे थे, बट एसक्यूएल को थोड़ी पता है कि आप जावास्क्रिप्ट से कॉल करने वाले हो। एसक्यूएल का तो अपना तरीका है, तो यहाँ आपको टाइप देना पड़ता है। मान लीजिए मैंने टाइप दे दिया इंट। उसके अलावा ये बाकी चेक फ्लैग्स क्या हैं? देखिए प्राइमरी की का क्या मतलब होता है? प्राइमरी की का जनरली ये मतलब होता है कि ये हर एक रिकॉर्ड में होना कंपल्सरी है, और ये यूनिक होगा, है ना? तो मैंने जनरली इसको प्राइमरी की नॉट नल, मैं बोल रहा हूँ नल भी नहीं हो सकता है, और आप प्राइमरी की भी होना चाहिए। अगेन हम एसक्यूएल के बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बट ये आप हम बेसिकली सारी चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं। प्राइमरी की दिया है तो यूनिक बोलने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ कि भाई यूनिक भी होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो एक्चुअल फील्ड शुरू होते हैं वो है हाउस नेम। हाउस नेम क्या हो सकता है, देखिए इसके अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। वैर कैर यानी वैर कैरेक्टर, इसका स्ट्रिंग टाइप का होता है, डेसिमल, डेट, आपको बहुत सारे टाइप्स दे सकते हैं। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हाउस नेम भाई मेरा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इनका एक टाइप होता है लॉन्ग टेस्ट, भाई मैं लॉन्ग टेस्ट यूज कर लेता हूँ, है ना? अगर आप यहाँ आकर देखेंगे, हमने एनीवे नोट्स में आपके सब कुछ लिखा हुआ है किस किस तरह से आपको करना है। हाउस नेम को नेम लिखना है, हाउस नेम लिखना है, टोटली अप टू यू, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो, है ना? वैर कैर 255 भी दे सकते हो, लॉन्ग टेक्स्ट भी दे सकते हो, अप टू यू, है ना? प्राइस हमारा होना चाहिए डबल, तो प्राइस में आ जाते हैं, अगला फील्ड होगा मेरा प्राइस, इसको मैं कर देता हूँ डबल। अगला फील्ड क्या होना चाहिए, प्राइस के बाद हाउस है, प्राइस है,
उसके बाद है एक डिस्क्रिप्शन हम नया फील्ड इसमें ऐड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे यूआई में तो ऑलरेडी ऐड हो ही गया था, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, फोटो, यूआरएल, लोकेशन, रेटिंग जो भी है यहाँ से मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए हाउस नेम हो गया, प्राइस हो गया, लोकेशन, रेटिंग, फोटो, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, तो इसको मैं बोल देता हूँ लोकेशन। लोकेशन क्या होगा, ये भी होगा लॉन्ग टेक्स्ट। अच्छा, लॉन्ग ब्लॉब कर दिया इसने, हमको चाहिए लॉन्ग टेक्स्ट, है ना। लोकेशन, प्राइस, लोकेशन, रेटिंग एंड फोटो, यूआरएल। रेटिंग फिर से क्या होगा, डबल, है ना, क्योंकि ये भी हमारी डेसिमल में हो सकती है। और हमको देना है फोटो यूआरएल। फोटो यूआरएल तो जनरली बहुत लंबे होते हैं, तो इसको भी मैं लॉन्ग टेक्स्ट दे देता हूँ। और एक डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ताकि हम उसको भी यूज़ कर पाएँ अगर हमको करना है तो। और इसको भी हम दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन तो डेफिनेटली लॉन्ग टेक्स्ट होने वाला है ना, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ही होगा। और इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, प्राइमरी की तो हमारी एक ही हो सकती है, बट इन सबको हम बोल सकते हैं कि हाउस भी देना मान लीजिए कंपलसरी है ना। प्राइस भी देना कंपलसरी, यानी नल नहीं दे सकते आप, नॉट नल का मतलब नल नहीं दे सकते। लोकेशन, रेटिंग, फोटो, यूआरएल, मान लीजिए डिस्क्रिप्शन को मैं छोड़ देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन आपको नहीं देना तो आप मत दीजिए। और कुछ यूनिक होना चाहिए क्या, हाउस नेम भी डुप्लीकेट हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, लोकेशन भी हो सकता है, रेटिंग भी हो सकती है, फोटो, यूआरएल एक तरह से हम बोल सकते हैं, मान लीजिए कि यूनिक होना चाहिए। और ये भी मान लीजिए दो, एक ही घर में दो बार अलग अलग तरह से लिस्ट कर रहा हूँ, अलग अलग कमरे लिस्ट कर रहा हूँ, तो ये भी यूनिक होने की जरूरत नहीं है। तो इतनी चीज आप दे सकते हैं। आईडी में एक चीज हमको और देनी थी, जो है एआई। एआई का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि मैं अगर इसकी वैल्यू ना दूं तो जो भी पिछले रिकॉर्ड की वैल्यू थी उसमें +1 करके आप इसको यूज कर लेना। तो पहले जो हमने इंप्लीमेंटेशन किया था वो ट्रूली रैंडम नहीं था, वो ट्रूली यूनिक नहीं था, बट यहाँ पर ये हमारा यूनिक होने की गारंटी हो जाएगी, क्योंकि जो भी लास्ट रिकॉर्ड है उसको हमेशा हम +1 करते रहेंगे। जितने भी घर हैं सबकी हमारी आईडी जो है वो असाइन होती रहेगी, है ना। तो आप इन ऑप्शंस के साथ थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं। जो जो हमने ऑप्शन दिया आप एक बार देख सकते हैं, आपको क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है ना। ये करने के बाद अगेन इसको बंद मत कर दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने टेबल क्रिएट कर लिया, आपको यहाँ पर अगेन अप्लाई बटन है मेरे पीछे जो छुपा हुआ है, अप्लाई बटन आप क्लिक करेंगे तो देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये दोबारा से कमांड दिखा रहा है कि भाई मैं एक्चुअली एसक्यूएल में ये कमांड इसके लिए रन करने वाला हूँ। मैं रन करने वाला हूँ क्रिएट टेबल एयरबीएनबी डॉट होम्स। आईडी के अंदर ये सब होगा, ये इंटीजर टाइप होगा, नॉट नल होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, हाउस नेम लॉन्ग टेक्स्ट होगा, नॉट नल होगा, प्राइस डबल होगा, नॉट नल होगा, ऐसे मैं पूरा करूंगा। प्राइमरी की आपकी आईडी होने वाली है। एक यूनिक इंडेक्स हम ऐड कर रहे हैं आईडी पर, कि आईडी आपकी यूनिक भी होनी चाहिए, असेंडिंग होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें इसने कर दी। अगेन मैं एसक्यूएल के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट हमको इसको बोलना है अप्लाई कि भाई हमारी टेबल क्रिएट कर दो, क्लोज कर दो। टेबल अभी हमारी क्रिएट हो गई है। मैं वापस आकर देखिए लेफ्ट में स्कीमा में एयरबीएनबी पर क्लिक करता हूँ, टेबल्स में देखता हूँ तो एक होम्स नाम की टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है ना। ये मैं क्रिएशन वाले में नहीं हूँ, मैं होम्स नाम की टेबल पर अगर दबाता हूँ तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि होम्स नाम की टेबल यहाँ पर एग्जिस्ट जो है वो करती है। ठीक है, तो टेबल हमने क्रिएट कर ली। ये जो फाइनल कमांड थी ये हमने देख ली। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका बेसिकली अगर आप इसको क्वेरी करना चाह रहे हैं टेबल को, तो आप क्या करेंगे, देखिए जब आप टेबल पर आ रहे हैं होम्स पर, एक राइट में बहुत छोटा सा आपको टेबल वाला बटन दिख रहा है। इस बटन को अगर आप दबाते हैं तो आपका ये व्यू खुल जाता है, जहां पर आप इस टेबल को क्वेरी कर सकते हैं। तो कैसे कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एयरबीएनबी डॉट होम्स। यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल डेटाबेसेस हैं तो इसको डेटाबेस का नाम इनिशियली अपेंड करना पड़ रहा है। हमने क्योंकि सॉरी प्रीपेंड करना पड़ रहा है, हमने क्योंकि एयरबीएनबी से ही कनेक्ट किया है, तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होम्स, हमको सारे के सारे होम जो है वो मिल जाएंगे। बट अभी देखिए नीचे दिखा रहा है कि भाई कोई रिकॉर्ड आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ टेबल बनाई है, हमने कोई रिकॉर्ड तो उसके अंदर डाले नहीं है ना। तो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक अगर मैं यहाँ पर डालना चाहूँ एक रिकॉर्ड, तो वो मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे बनाकर डाल सकता हूँ, जो रिकॉर्ड मुझे बनकर दिख जाए। वो रिकॉर्ड में कैसे बनाऊंगा, यहाँ आप डायरेक्टली वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। आईडी मान लीजिए मैं कह देता हूँ 1 है मेरी, हाउस नेम मेरा है उत्सव, है ना। अगेन थोड़ा छोटा है ये, बट थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। प्राइस मान लीजिए 1999, लोकेशन मेरी मान लीजिए गोवा में मेरा ये घर है, रेटिंग मेरी है 4.9, फोटो यूआरएल है मेरा स्लैश इमेजेस स्लैश होम या हाउस 6.png, है ना। ये मैं लोकली यूआरएल दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन मान लीजिए बोल देता हूँ दिस इज द बेस्ट हाउस इन गोवा, ऐसी मैंने कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अगेन अप्लाई बटन लगाना नहीं भूलेंगे, अप्लाई मैं करूंगा। देखिए यहाँ कमांड दिखा रहा है इंसर्ट इनटू एयरबीएनबी होम्स। मैं इस टाइप की क्वेरी यूज कर रहा हूँ, ये सेम क्वेरी हम भी यूज करेंगे बाय द वे इंसर्शन के लिए, बट फिलहाल हमने पूरा का पूरा दिखा दिया कि भाई ये क्वेरी हो रही है। देखिए डिस्क्रिप्शन अभी यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि शायद वो अभी भी सिलेक्टेड है, वो पूरा नहीं हुआ। उसको मैं बाहर क्लिक करता हूँ, फिर से अप्लाई दबाता हूँ, एक बार ये रिव्यू करने के लिए अच्छा है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, इंसर्ट इनटू एयरबीएनबी डॉट होम्स, आईडी, ये सब चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन भी अभी आ गया और लास्ट में डिस्क्रिप्शन की वैल्यू भी ये दिखा रहा है। तो ये एसक्यूएल कमांड है, मैंने इसको कर दिया अप्लाई।
एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद अब देखिए मैं अगर इसको दोबारा क्वेरी करता हूँ तो मेरी एक रिकॉर्ड मुझे अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक रिकॉर्ड आपका इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जो यूआई का मोटा मोटा हमको इसका काम करना था वो हमने कर लिया, हमने उससे स्कीमा बना लिया, हमने उससे टेबल बना लिया, हमने उससे एक रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि हम इसको अपने जो ऐप है उस ऐप में कैसे इसको एक्सेस करेंगे, ये अब सारा जो डेटा है कैसे इसको हम देख सकते हैं। तो क्या करना है हमको, हम सबसे पहले एक बार चलते हैं हमारी ऐप क्लास के अंदर, है ना। तो होम डॉट जेएस को मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, हम मैं आ जाता हूँ ऐप डॉट जेएस में। अभी हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये जो हमने डेटाबेस यूटिल बनाया था ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये एरर कंट्रोलर जहाँ हम लोकल मॉड्यूल लेते हैं, यहाँ मैं पहले एक बार इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, है ना। मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ db इज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से मुझे लेना है ये, डॉट स्लैश यूटिल्स स्लैश डेटाबेस यूटिल इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। देखिए ऐसे ही हमने इसको पहले डेटाबेस यूटिल को इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसके अंदर जो भी क्वेरी चलाना चाहें वो हम क्वेरी चला सकते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ उसको बोल देता हूँ db डॉट एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट फंक्शन है जो हम कोई भी क्वेरी चलाने के लिए इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। क्वेरी हमको कौन सा चलाना है, अभी हमने यूआई में भी देखा था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं जो आप बेसिकली लिखते हैं वो जनरली आप कैप्स में लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरी टेबल का नाम स्मॉल होम्स है तो मैंने होम्स लिख दिया। एयरबीएनबी डॉट होम्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एयरबीएनबी डेटाबेस से मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। ये क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। ये जो डीबी डॉट एग्जीक्यूट है प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो आप इसके बाद क्या लिखते हो, देन मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ रिजल्ट, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए अगेन प्रोमिसेस हम पढ़कर आए थे जावास्क्रिप्ट में, है ना, उसको भी हम यहाँ पर रिवर्स बेसिकली दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। मैंने एक प्रॉमिस का कोड लिख लिया, इसको मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, जो भी रिजल्ट आया भाई उसको जरा लॉग कर दीजिए। और इसको मैं लिख देता हूँ गेटिंग फ्रॉम डीबी, है ना। जो भी रिजल्ट आया उसको जरा लॉग कर दीजिए। तो जब भी मेरा जितनी बार भी सर्वर स्टार्ट होगा ये लॉग हो जाएगा। साथ साथ मैं इसको एक कैच ब्लॉक भी लगा देता हूँ कि भाई अगर कोई एरर हो गई मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के अंदर तो एरर आप मुझे मुझे बता दीजिएगा। मैं वहां पर वो एरर भी लॉक कर दूंगा, मैं बोल दूंगा एरर वाइल रीडिंग होम रिकॉर्ड्स, और उसका जो नाम है वो मैं दे दूंगा, जो एरर है फाइनल वो मैं दे दूंगा यहाँ पर। तो देखिए इस तरह का कोड हमको लिखना पड़ता है। डीबी, ये जो भी हमने डीबी अभी बनाया डॉट एग्जीक्यूट, ये मेरी कमांड है जो एग्जीक्यूट करनी है, मेन जो कोड है वो तो यही है। देन मैंने लिखा कि भाई प्रॉमिस में या तो देन हो सकता है या कैच हो सकता है। देन हुआ तो जो रिजल्ट आया वो प्रिंट कर दीजिएगा, कैच हुआ तो जो रिजल्ट आया वो प्रिंट कर दीजिएगा। अब देखिए तो हर मेरे सर्वर स्टार्ट पर प्रिंट हो रहा है, तो एक्चुअली ऑलरेडी नीचे प्रिंट हो चुका है। अगर आप यहाँ देखेंगे बोल रहा है गेटिंग फ्रॉम डीबी, डेटाबेस से डेटा निकाल लाया है। उसके अंदर देखिए इसने क्या बनाया, दो एक एरे आया है पहले पूरा का पूरा। उस एरे के अंदर एक एरे है, उस एरे के अंदर एक और एरे, यानी एक एरे है जिसके अंदर हमेशा दो एरे होते हैं, है ना। तो जैसे हमने रिएक्ट में भी देखा था, है ना, ये क्या करेंगे हम इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। हमको हमेशा पता है पहले एरे के अंदर क्या आता है, जो मेरा एक्चुअल डेटा है देखिए उसके ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट आ गया है, आईडी आ गया है, हाउस नेम आ गया, प्राइस आ गया, लोकेशन आ गया, रेटिंग आ गया, फोटो यूआरएल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। और दूसरे में एक्चुअली पूरा का पूरा आपकी टेबल की स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज दे रहा होता है कि आईडी किस टाइप का है, हाउस नेम किस टाइप का है, प्राइस किस टाइप का है। इसमें हम एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, रादर देन यहाँ पर रिजल्ट लेने के मैं यहीं पर इसको एरे डीस्ट्रक्चरिंग यूज कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग नहीं है, एरे डीस्ट्रक्चरिंग। इसमें बोल देता हूँ रोज, और मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ फील्ड्स, कि भाई आप मुझे रोज दे रहे हैं पहले एरे में, फील्ड्स दे रहे हैं दूसरे एरे में, और ये रोज उठाकर मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने डीस्ट्रक्चरिंग की है मुझे इसको नॉर्मल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना पड़ेगा। अब रोज और फील्ड्स आ गए और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ रोज। तो देखिए जितने भी मेरे रोज हैं अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। गेटिंग फ्रॉम डीबी, मेरा जो एक रो है डेटा का वो पूरा का पूरा प्रिंट हो गया है। तो फाइल ऑपरेशन से अब ऐसा लग रहा है कि हमको छुटकारा जो है वो मिल सकता है ना। तो हमने इस तरह का कोड लिख लिया। रोज फील्ड्स आप लिख सकते हैं, दोनों को आप प्रिंट करना चाहें दोनों को आप प्रिंट कर सकते हैं। कैच में कोई एरर आया तो उसको आप गेट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पर अब हमने अलग अलग पहले पूरे स्टेप्स लिख लिए। अब हमको एक्चुअल कोड चेंज करना स्टार्ट करना है, उसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो क्या हम कर रहे हैं, ये जो डेटाबेस का कोड है, डेटाबेस जो हमने लिख लिया इसको अपने मॉडल्स में हम ऐड करेंगे, स्पेशली होम मॉडल में हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो ऐप डॉट जेएस में भी जो सारा टेस्ट कोड लिखा है इसको पूरे को हटा दें, बिल्कुल सही बात है। फिर चेंज द होम डॉट जेएस मॉडल टू फाइल, रिमूव ऑल द कोड रिलेटेड टू फाइल ऑपरेशन। फाइल ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी कोड लिखा है सबको डिलीट कर दें, है ना। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसको एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे होंगे, स्टार्ट करेंगे हमारे अपने डीबी से। ये जो डीबी फाइल हमने अभी ऐप में
इंपोर्ट किया था इसको आप अपने मॉडल में इंपोर्ट करेंगे, है ना। ये अगर आपने कुछ डिस्क्रिपेंसी की है, हमने फोटो यूआरएल रखा है, तो ये फोर्थ स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अगर आप इस फोटो यूआरएल को अगर आप यहाँ नोट्स में देखेंगे, हमने जब डेटाबेस में बनाया तो हमने इसका नाम बनाया इमेज यूआरएल। तो वो आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी नाम है वो मैच हो रहे हो, जो डेटाबेस के कॉलम है वही आपके फील्ड्स के नाम भी होने चाहिए। हमने हाउस नेम को हाउस नेम ही रखा है, अभी फोटो यूआरएल को फोटो यूआरएल रखा है, तो उसको हमको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सबसे पहले हम कर रहे होंगे फेच ऑल फंक्शन इंप्लीमेंट, है ना। फेच ऑल ही स्टार, ये जो सेलेक्ट स्टार हमने लिखा है यही फेच ऑल है ना। तो ये जो ट्विस्टिंग में क्वेरी यूज की है यही करना है। फेच ऑल विल नॉट टेक अ कॉल बैक बट रिटर्न अ प्रॉमिस। ये हमको सिग्नेचर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। किसका हम क्या बात कर रहे हैं, मैं एक बार खोलकर दिखा देता हूँ। ये जो होम डॉट जेएस है मेरा, अभी यहाँ पर जो फेच ऑल है ये क्या करता है, ये कॉल बैक लेता है। हम इसको कॉल बैक नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई फेच ऑल आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, आप भी प्रॉमिस ही इंप्लीमेंट करें, है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं बाद में जाके आपको समझ आएगा। आप कॉल बैक में भी लेकर करना चाहें तो कॉल बैक में भी लेकर कर सकते हैं। आप प्रॉमिस में देन यही लगा देंगे और देन में जब आपको मिलेगा तो इसका कॉल बैक कॉल कर देंगे। बट उसका बाद में चल के हमको एक एडवांटेज होने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ कॉल बैक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे प्रॉमिस स्ट्रक्चर में कि भाई ये सब लोग प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, जो भी कॉलर है वो प्रॉमिस को इसको चेक करे। और ये फेच ऑल को उसके बाद स्टोर कंट्रोलर के अंदर डालकर देखते हैं, प्रॉमिस स्ट्रक्चर उसका चेंज करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक फेच ऑल का काम हमको सबसे पहले करना है। स्टेप बाय स्टेप अब हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले फाइल रिलेटेड जितना कोड है होम डॉट जैसे सारा हटा लेते हैं। देखिए एफ फाइल के लिए है, पाथ फाइल के लिए है, रूट डायरेक्टरी फाइल के लिए है, और फेवरेट वाला फीचर अभी हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे, हमको एक्चुअली ये सारा ही हटाना है। होम डॉट पाथ हमने डिक्लेयर किया है, फाइल हमको नहीं चाहिए, फाइल रिलेटेड कुछ भी कोड नहीं चाहिए, सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर हमारा एज इट इज बना रहेगा, कंस्ट्रक्टर को एज इट इज छोड़ सकते हैं। सेव फंक्शन जो है पूरा खाली कर लेते हैं, जितना भी लॉजिक है सब हमको दोबारा लिखना पड़ेगा। सेव को भी मैं बिल्कुल खाली कर लेता हूँ। फैच ऑल को एकदम खाली कर लेते हैं क्योंकि ये सब फाइल रिलेटेड कोड है इनके अंदर, या जो लॉजिक है वो उसी से रिलेटेड है। डिलीट ऑल को भी एकदम खाली कर लेते हैं। तो क्या हुआ हमारा, देखिए ये जो बेसिकली मॉडल है हमारा एकदम पूरा का पूरा हो गया है एम्प्टी, है ना। और इसको ना मैं बार बार, क्योंकि ये मेरे को एरर देता रहेगा, अब ये सेव फेच ऑल करने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको ऐड होम पेज पर ले जाता हूँ, है ना। अभी शायद सर्वर ही मेरा बंद हो गया है, अगर हम इसको ऐड होम पेज पर ले जाएंगे तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमने क्योंकि यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया इसलिए प्रॉब्लम हो गई है ना। डिलीट बाय आईडी में हमने ये ब्रैकेट भी लगा दिया। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ऐड होम पेज खुल जाएगा, क्योंकि इसको कोई भी डेटा नहीं चाहिए बेचारे को, ये तो डेटा ऐड करने वाला है। बाकी कोई भी आप लिंक खोलेंगे तो खुलेगा नहीं, बार बार एरर करता रहेगा। फिलहाल मैंने इसको ऐड होम करके छोड़ दिया। तो देखिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया है हमारा जो मॉडल है। अब ऐप डॉट जैसे कुछ कुछ कोड यहाँ ले आते हैं। पहली बात तो ये जो हमने डेटाबेस यहाँ से यहाँ पर इंपोर्ट किया था, इसको उठाकर कहाँ डाल देते हैं, होम डॉट जेएस में। अब हमको डेटाबेस कहाँ यूज करना है, एक्चुअली ये तो मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमने एमवीसी देखा था, ये मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा कहाँ स्टोर होगा, और किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये जो ऐप डॉट जेएस में हमने टेस्ट कोड लिखा था, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से उड़ा देता हूँ। होम डॉट जेएस में हम इसको ले आते हैं, फेच ऑल में लाकर इसको पेस्ट में कर देता हूँ फिलहाल, और इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ। हमको कैसे इसको यूज करना है अभी हम देख रहे होंगे, है ना। तो अगर मैं वापस आकर देखूँ स्टेप्स में, टेस्ट कोड हमने हटा दिया है, होम डॉट जेएस से हमने सारा काम हटा दिया है, हमने डीबी यूटिल को इम्पोर्ट भी कर लिया है, और फोटो यूआरएल और हाउस नेम को हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे आ जाते हैं क्वेरी जो हमने इंप्लीमेंट की थी, इसको हमको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है फेचॉल के अंदर, है ना। तो फेचॉल में अगर हम देखेंगे, इसको मैं फिर से कर लेता हूँ वन कमेंट, है ना। तो देखिए हमको यही करना है, हम इसको करते हैं रिटर्न, क्योंकि एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। मैंने कहा रिटर्न डीबी डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होम्स। उसके बाद ये जो देन और कैच लगाना है, ये तो जो भी इसको कंज्यूम करेगा उसको लगाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा उसको रोज का क्या करना है, एरर का क्या करना है। तो ये बाकी सारा कोड यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। बस हमारा जो फेचॉल है वो बस इतना ही रह जाएगा कि मैं ये जो डीबी का ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ से लिया है रिक्वायर डेटाबेस यूटिल करके, अच्छा ये एक्चुअली डेटाबेस यूटिल का पाथ ये नहीं होगा, ये हम फिक्स कर लेते हैं। डॉट डॉट स्लैश यूटिल्स डॉट स्लैश की जगह डॉट डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, एंड डेटाबेस यूटिल, है ना। तो यहाँ से हमको डीबी मिल जाएगा। बस मैं बोलूंगा भाई मैं क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, आई वांट टू एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होम्स। इससे हमारा काम जो है वो पूरा का पूरा चल जाना चाहिए। अब ये कॉल बैक नहीं लेगा, दूसरा चेंज क्या करना था, कॉल बैक नहीं लेगा, ये एक रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, जो भी इसको कॉल कर रहा है वो चेक करे, है ना। तो ये हमने पहला स्टेप भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि जहां जहां भी ये यूज हुआ है स्टोर कंट्रोलर के अंदर, वहां हम उसको कम से कम एक को पहले फिक्स कर पाए। तो मैं चलता हूँ स्टोर कंट्रोलर के अंदर, है ना। अगर मैं सबसे पहला देखूंगा, सबसे पहला ये है गेट इंडेक्स फेच ऑल यहाँ पर यूज हो रहा है ना। तो इसने यहाँ पर फेच ऑल यूज कर लिया, डीबी डॉट एग्जीक्यूट इसको मिल गया प्रॉमिस। तो पहली बात तो फेच ऑल के अंदर कोई कॉल बैक नहीं जाएगा, फेच ऑल ऐसे ही कॉल होगा, और ये अब हमको रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस। तो मैं यहाँ बोलूंगा डॉट, मैं बाकी जो कोड था पहले इसको नीचे ले जाता हूँ, डॉट देन, है ना। और देन के अंदर हमको क्या मिलेगा, सेम जो भी हमने बात की थी, यहाँ मिलेगा हमको रोज एंड फील्ड्स, है ना।
और ये रोज एंड फील्ड्स को हमको इस्तेमाल करके अपना कोड लिखना होगा। तो अब देखिए रोज जो है ये एक्चुअली क्या है, रजिस्टर्ड होम से तो मुझे मिल रहा है, तो इस होम्स का रोज का नाम मैं रजिस्टर्ड होम्स ही रख देता हूँ। और ये जो काम हमने इस कॉलबैक के अंदर किया हुआ था ये अब हम कर देंगे देन के प्रॉमिस के अंदर, बेसिकली प्रॉमिस के देन के अंदर, कि भाई जब देन होगा तो आप ये काम कर दीजिएगा। बस इतना ही हमको चेंज करना था फॉर्मेट के अंदर, है ना। अगर मैं इतना चेंज कर दूं और अब दोबारा जाकर चेक करूं एयरबीएनबी पेज को, तो देखिए एक घर जो भी हमने डेटाबेस में ऐड किया वो हमको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। एक और बेटरमेंट जो हम इस काम में कर सकते हैं वो ये कि फील्ड्स हमको यूज ही नहीं करना, तो उसको आपको यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप बेसिकली किसी को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, पहले ही ऑब्जेक्ट में हम इंटरेस्टेड है, पहला ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, वो हम देन के अंदर डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ये काम हमारा हो गया, जो हमारा मेन इंडेक्स पेज था वो चलना स्टार्ट हो गया। मैं अगर अब होम लिस्ट पर दबाऊंगा तो ये चलेगा क्या? होम लिस्ट तो अभी भी पुराना वाला यूज कर रहा होगा, तो देखिए होम लिस्ट दबाते ही ये चक्का घूमना शुरू हो गया, इसको रेस्पॉन्स अभी मिल नहीं रहा है। तो ये हमको चेक करना पड़ेगा कि हमने फेच ऑल कहाँ कहाँ कॉल किया है, और हर जगह देन वाला जो लॉजिक है ये हमको लगाना पड़ेगा। तो दो ही कंट्रोलर हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए होम डॉट फेच ऑल कॉल हुआ, यहाँ भी फेच ऑल कॉल हुआ है ना। ये मैं एक्चुअली पूरी लाइन कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ भी फेच ऑल कॉल हुआ है, यहाँ पर भी लॉजिक चेंज कर देते हैं, बस इतना ही चेंज करना है ना। बस यहाँ पर भी हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और आई थिंक कोई भी चेंज नहीं है ना। ये गेट होम्स मेरा हो गया, गेट बुकिंग में यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर भी देखिए गेट फेवरेट लिस्ट में यूज हुआ है। फेवरेट लिस्ट हालांकि अभी हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी कम से कम फेच ऑल को तो यहाँ से फिक्स किया ही जा सकता है ना। तो फेच ऑल हमने कर दिया। उसके बाद ऐड टू फेवरेट के अंदर यूज नहीं हुआ है, रिमूव के अंदर यूज नहीं हुआ है, होम डिटेल्स के अंदर भी यूज नहीं हुआ है, यहाँ और यूज नहीं हुआ है। अगला हम कर लेते हैं होस्ट कंट्रोलर के लिए फिक्स। होस्ट के अंदर भी यूज हुआ होगा जहां हमने होम्स की लिस्ट निकाली है। ये देखिए फेच ऑल यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर भी इसको कर देते हैं रजिस्टर्ड होम्स, और इसको कर देते हैं बंद ऐसे, है ना। तो देखिए अब होम लिस्ट जो है हमारी ये भी ठीक से दिख रही है, एयरबीएनबी के अंदर आ रहे हैं। तो देखिए शायद इंडेक्स पेज में अभी तक हमने ये जो फिक्स्ड हमारी इमेज थी इसको ठीक नहीं किया है, ये भी मैं ठीक कर देता हूँ अब। कुछ कुछ चीज़ें हमको साथ साथ ठीक भी करती रहनी पड़ेंगी, पुराने पाप जो हैं वो भी हमारे धुल जाएंगे। तो स्टोर में हम आ जाते हैं इंडेक्स पेज में। इंडेक्स पेज में देखिए इमेज अभी भी हार्ड कोडेड है। इस इमेज को मैं हटाकर लिख देता हूँ, जैसे हमने यहाँ ऑल्ट में हाउस नेम लिखा है, यहाँ पर हम दे देते हैं हाउस डॉट फोटो URL। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए जो नया वाला हमारा इमेज है वो हमारा आ गया है। तो एयरबीएनबी पेज हमारा ठीक हो गया, होम लिस्ट पेज हमारा ठीक हो गया, फेवरेट्स अभी भी कुछ कुछ डेटा फाइल से लेकर आ रहा है ना, तो ये ठीक से नहीं चल रहा है। बुकिंग्स अभी हमने कुछ बनाया नहीं है ना। उसके अलावा होस्ट होम्स में भी देखिए जो घर है वो ठीक से दिखना शुरू हो गया है। ऐड होम तो हमारा पहले ठीक से चल ही रहा था। अभी भी हालांकि मैं होम लिस्ट में अगर जाकर डिटेल्स पर क्लिक करूंगा तो ये फिर से घूमना शुरू हो गया, क्योंकि बाकी तो अभी हमने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया है ना। अगर हम वापस आऊँ होम डॉट जेएस में, ना तो हम ऐड होम कर सकते हैं, ना हम फाइंड होम कर सकते हैं, ना हम डिलीट होम कर सकते हैं। तो अब जल्दी जल्दी एक तरीका तो हमने देख लिया, अब जल्दी जल्दी बाकियों को भी हम फिक्स कर लेते हैं। अगेन आप जब अपने नोट्स में जाकर देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पहले 7 स्टेप दिए, फिर हर एक का कोड सैंपल यहाँ पर कोड बेसिकली आपके नोट्स में भी दिया हुआ है। 2 और 3 के बाद आपका कोड किस तरह से दिखना चाहिए, 5 और 6 में किस तरह से दिखना चाहिए। थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ हमने फील्ड्स लगा लिया है, इसको चेंज नहीं किया, या नाम हमने रोज ही लिखा है उसको चेंज नहीं किया, बट जो कोड है वो मोटा मोटा आपका सेम ही रहने वाला है ना। 7 में हमको कहाँ कहाँ इसके यूजेस चेंज करने थे वो सब हमने यहाँ पर दिखा दिए। अगला काम हम क्या करेंगे, सेव को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो हमको ऐड करना है होम इन मॉडल। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन हमने एक नया फील्ड ऐड किया, इसको हर जगह में हमको ऐड करना पड़ेगा, काफी सारे चेंजेस होंगे इसकी वजह से। कहाँ कहाँ, तो देखिए सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर में हम ऐड कर लेते हैं, है ना। एक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऐड करता हूँ, एक जो हमने नोट्स में नहीं किया हम आईडी भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आईडी भी हमको कुछ कुछ जगह से तो मिल ही रही है ना। आईडी भी ऐड कर लेते हैं, तो उसको हमको करना पड़ेगा दिस डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आईडी मिली तो ठीक है, वरना तो अनडिफाइंड ही असाइन हो जाएगी, है ना। जब नया वाला के लिए हम बना रहे हैं तो आईडी होगी, तो आईडी नहीं होगी तो अनडिफाइंड असाइन हो जाएगी। जब हम पुराने वाले के लिए बना रहेंगे या एडिट केस के लिए बनाएंगे तो उस केस में हमको आईडी मिलेगी, तो हम आईडी यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, एक बार होस्ट कंट्रोलर के अंदर हमको जाना पड़ेगा। ऐड और एडिट दोनों ऑपरेशंस कौन कर सकता है, सिर्फ होस्ट ही कर सकता है, तो उसके अंदर जाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ हमको हैंडल करनी होगी पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट कहाँ पर है, पोस्ट के अंदर होगा पोस्ट ऐड होम, है ना। तो देखिए पोस्ट ऐड होम में अब यहाँ पर हमको एक चीज और लेनी पड़ेगी, यूआई में भी जाकर हम ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन, पर फिलहाल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। भाई डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल रहा होगा, और फोटो यूआरएल के बाद आप डिस्क्रिप्शन भी नए ऑब्जेक्ट में बनाकर
पास कर दीजिए ताकि वो डिस्क्रिप्शन भी हमको मिल जाए। होम डॉट सेव करेंगे, बाकी सब एकदम ठीक है। आईडी देखिए हमारे पास नहीं है, जावास्क्रिप्ट में आप ये ऐसा कर सकते हैं कि फंक्शन के आर्गुमेंट सारे मैच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैंने लास्ट आईडी नहीं दिया तो बस वो अनडिफाइंड चला जाएगा, है ना। आप स्पेसिफिकली कॉमा लगाकर नली अनडिफाइंड पास करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जब मैं एडिट में आऊंगा तो देखिए मेरे पास आईडी भी आया है और ये डिस्क्रिप्शन भी अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है। एडिट के केस में भी डिस्क्रिप्शन आएगा, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, नया होम बनाते हुए डिस्क्रिप्शन भी पास कर दिया और आईडी भी पास कर दिया। अब ये जो हम अलग से आईडी डॉट सेव कर रहे थे ये हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी होम डॉट सेव, होम डॉट रीडायरेक्ट, डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ भी ऐड कर दिया। अगला हमको कहाँ करना पड़ेगा, जो हमारा एडिट वाला यूआई है, जो ऐड और एडिट दोनों के लिए यूज हो रहा है, एडिट होम, यहाँ पर हमको भी ये चेंज करना पड़ेगा कि जैसे आपने बाकी सारे होम के फील्ड्स लिए हैं इसी तरह से आप क्या लें, एक इनपुट फोटो यूआरएल के बाद आप और ऐड कर दें जिसका नाम क्या हो, डिस्क्रिप्शन, है ना। तो यहाँ मैं जो नेम है वो दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन, वैल्यू भी होगी होम डॉट डिस्क्रिप्शन, प्लेस होल्डर भी होगा DSCRIBE डिस्क्राइब योर होम, है ना। एक बार इसको रेंडर करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। एडिट में नहीं जाना है हमको, ऐड होम में जाना है। अब देखिए ऐड होम में गए तो डिस्क्रिप्शन दिख गया। हालांकि डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा फील्ड नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन तो काफी बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ इनपुट की जगह क्या यूज कर लेता हूँ, ये तो इंडेंटेशन ठीक था, इनपुट की जगह मान लीजिए इसको बना लेते हैं टेक्स्ट एरिया, है ना। टेक्स्ट एरिया बना लिया, टाइप अब टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें आई थिंक सेम चल जानी चाहिए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। नहीं ये अभी तो नहीं चला, क्या गड़बड़ हमने की, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। टेक्स्ट एरिया नेम हमने दिया है, अच्छा वैल्यू भी इसके अंदर आप डायरेक्टली ऐसे नहीं देते हैं, वैल्यू हम दे देते हैं इसके अंदर। टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यू फील्ड आप देते हैं बनाकर टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया बना दिया इसने। बीच में वैल्यू जो हमको देना है वो मैं डायरेक्टली यहाँ ऐसे दे देता हूँ। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हाँ अ, जो स्पेसेस आ रहे हैं ये या तो इनको लिटरली ले रहा है, ये स्पेसेस मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। आई थिंक वैल्यू देने के लिए हमको सेम लाइन में लिखना पड़ेगा, फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ तो देखिए अभी डिस्क्राइब योर होम आ गया और थोड़ा सा बड़ा बनकर ये आ रहा है, और यूजर इसको कितना भी बड़ा भी यहाँ पर कर सकता है डिस्क्रिप्शन डालने के लिए, है ना। और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ से जानी भी शुरू हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर लिया, है ना, ये स्टेप हमारा हो गया है। चेंज कंस्ट्रक्टर एंड यूजेज ये भी हमने कर लिया, इसको कंस्ट्रक्टर में भी चेंज कर दिया, यूजेज में भी चेंज कर दिया, यूआई में भी इसको ऐड कर दिया है। और ये क्या बोल रहा है, मेक चेंजेस इन यूआई टू इनपुट एंड शो इट टू एवरीवन। हाँ ये काम भी हमने कर दिया है कि एडिट फील्ड भी चले और ये भी चले, ये दोनों काम भी हो गए हैं। अब ये कह रहा है इम्प्लीमेंट द सेव मेथड यूजिंग द इंसर्ट क्वेरी, है ना। यानी अब यहाँ पर बाकी सारा काम तो हो गया है, अब फाइनली क्या होगा, वो डॉट सेव जो कॉल कर रहा है, सेव में तो आपने कुछ किया ही नहीं है। तो सेव क्वेरी आप किस तरह से लिखते हैं वो देख लेते हैं, है ना। तो पहले मैं इस क्वेरी को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तो पुराने वाले चेंजेस हैं। पहले एक बार क्वेरी को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेरी किस तरह से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारी क्वेरी है, सेम हमको डीबी डॉट एग्जीक्यूट यूज करना है ना। डीबी डॉट एग्जीक्यूट हम यूज कर रहे हैं। जो इस बार कमांड आएगी जो हमने अगेन यूआई के टाइम पर भी देखी थी वो थी इंसर्ट इनटू, आप टेबल का नाम देते हैं, है ना। तो हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। उसके बाद आप पहले सारे के सारे देंगे कौन कौन से फील्ड्स हैं जो आप यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं। देखिए जैसे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं लिखा है नोट्स में, पर डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया है तो डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। नेम, प्राइस, लोकेशन, रेटिंग, इमेज, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन वो पहले हम यहाँ पर देंगे। एंड देन वैल्यूज के अंदर भी ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर दे रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला क्या सिंटेक्स है ये मैं आपको एक बार करने के बाद दिखाऊंगा। तो पहले हम यहाँ पर जितना काम हमने किया पहले ये कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ db डॉट एग्जीक्यूट, अगेन इसको भी हम रिटर्न करेंगे क्योंकि ये भी अब एक तरह से प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा। हमारे सारे फंक्शंस प्रॉमिस ही रिटर्न करेंगे। मैं यहाँ क्या बना लेता हूँ, मान लीजिए बैकटिक वाली में स्ट्रिंग बना लेता हूँ और मैं करता हूँ इंसर्ट इंसर्ट इनटू, आपको टेबल का नाम देते हैं उसके बाद होम्स, है ना। यानी इंसर्ट इनटू के बाद आपको देना है टेबल का नाम, फिर आप ब्रैकेट लगा कर देते हैं कौन कौन से आपके फील्ड्स हैं जो आपको इंसर्ट करने हैं, है ना। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर सारे फील्ड्स का नाम देना है। मेरे पास ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। आईडी बस हम नहीं देंगे, आईडी वो अपने हिसाब से डाल लेगा। मैंने सारे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया। हाउस नेम, प्राइस, लोकेशन, रेटिंग, फोटो, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं वैल्यूज, यानी इनकी वैल्यूज क्या होने वाली है ये भी वैसे कैप्स में लिख देंगे और उसका ब्रैकेट लगाकर वो वैल्यूज दे देते हैं, है ना। उतने से हमारा काम चल जाता है। यहाँ मैंने लिख दिया वैल्यूज, ब्रैकेट लगाकर सारी की सारी वैल्यूज हमको देनी है। तो मैं वैल्यूज कैसे दे सकता हूँ, डॉलर ब्रैकेट ब्रैकेट और वैल्यू क्या है, दिस डॉट हाउस नेम, है ना। हाउस नेम ये मेरी पहली वैल्यू है। उसके बाद कॉमा लगाकर अगली वैल्यू में दे सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको मैं कर लूंगा कॉपी, हाउस नेम, प्राइस, लोकेशन, रेटिंग, फोटो, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन। तो एक एक करके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। प्राइस आएगा अगला, यानी ये हुआ हाउस नेम। अगले में मैं लिख दूंगा प्राइस, देन अगले में मैं लिख दूंगा
लोकेशन, फिर अगले में लिखेंगे रेटिंग, फोटो यूआरएल। जो आपने सीक्वेंस पहले फील्ड के नाम में दिया है वही सीक्वेंस यहाँ आपको बाद में भी देना पड़ेगा, और उससे आपकी जो क्वेरी है वो एक्चुअली पूरी हो जाती है। अभी इस क्वेरी में दो प्रॉब्लम्स हैं, है ना। पहले मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ आपको, एरर देखते हैं, तब हम देखेंगे क्या दो प्रॉब्लम्स हमारी इस क्वेरी के अंदर अभी है। तो मान लीजिए हम एक नया घर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको हम बोल देते हैं समर होम, प्राइस है हमारा 1999, लोकेशन है मान लीजिए दिल्ली, रेटिंग है 4.3, फोटो यूआरएल स्लैश इमेजेस स्लैश हाउस 2 डॉट png, describe your home, this is the best place for a staycation, है ना। ये हमने बना दिया। अब देखिए जैसे ही मैं ऐड होम करूंगा क्या हुआ, यहाँ पर क्रैश हो गया ऐप। क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये हम देख लेते हैं, हमारी क्वेरी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। देखिए बोल रहा है आपने ये एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर इंसर्ट की है, बट पार्सिंग की एरर है, मैं पार्स नहीं इसको कर पा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, हमने जितनी देखिए स्ट्रिंग वाली वैल्यूज है ना उनको भी डायरेक्टली दे दिया है। तो आपको स्ट्रिंग वाली जितनी भी वैल्यूज है उनको क्या करना पड़ता है, बेसिकली कोट्स के साथ रैप करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स यहाँ पर चल जाएंगे। यहाँ पर एक कोट लगाता हूँ, हाउस नेम मेरा स्ट्रिंग है, प्राइस मेरा नंबर है, लोकेशन भी मेरा स्ट्रिंग है ना। उसके अलावा रेटिंग मेरा नंबर है, फोटो यूआरएल मेरा स्ट्रिंग है। यहाँ पर स्पेस भी नहीं है, स्पेस दे देते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी मेरा स्ट्रिंग है ना। ये हमने दे दिया। उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं ऐड होम पर, है ना। फिर से हमको करना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं, अभी होम ऐड तो नहीं हुआ ऑब्वियसली। फिर से ऐड होम पर आ जाते हैं, फिर से एक बार डाल देते हैं समर होम, है ना, 1999, लोकेशन हमने डाला था दिल्ली, रेटिंग 4.3 स्लैश इमेजेस स्लैश हाउस 3 डॉट png। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द बेस्ट होम, ऐसी कुछ भी लिख देते हैं। इस बार मैं ऐड होम करता हूँ। देखिए ऐड होम मेरा चल गया है, बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। समर होम मेरा आ गया है, उत्सव जो हमारा पहले से घर था वो भी हमारे पास आ गया है। तो अभी सेव चल तो रहा है, बट इस सिंटेक्स में एक गड़बड़ और है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ यूजर ने जो भी वैल्यू लिखी वो मैं डायरेक्टली उठाकर यहाँ पर मेरी क्वेरी में डाल दे रहा हूँ। तो इससे एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि यार ये मेरी वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ लेकर अपनी वैल्यू बनाता है। मैं अगर यहाँ जब डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मुझे पता है डिस्क्रिप्शन सबसे बाद में आता है, मैं डिस्क्रिप्शन ऐसे देना शुरू करता हूँ। पहले देता हूँ एक एंड कोट, है ना, उसके बाद ब्रैकेट बंद करता हूँ, एक और ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर दबा देता हूँ, उसके बाद बोल देता हूँ डिलीट टेबल। मान लीजिए इस तरह की अगर कोई क्वेरी है, मुझे पता नहीं डिलीट टेबल की एग्जैक्ट क्वेरी क्या होती है, डिलीट टेबल होम्स, एंटर दबा दिया। अब देखिए हो गया क्या, जब आप ये एग्जीक्यूट करेंगे एक की जगह दो क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आपकी पूरी की पूरी टेबल ड्रॉप हो जाएगी। तो हैकर्स पहले इसको बहुत इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह के अटैक को बोला जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, कि आपने अपने फील्ड्स के अंदर ही एसक्यूएल क्वेरी इंजेक्ट कर दी और वो गलती से हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट भी करा ली। तो उससे बचने का क्या तरीका है, उससे बचने का तरीका है कि आप ये जो इंसर्ट क्वेरी लिखें इस तरह से ना लिखें जैसे हमने एग्जाम्पल में दिखाया वैसे लिखें। वैल्यूज में पहले आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क ऐड करें। तो जो एग्जीक्यूट फंक्शन है क्वेश्चन मार्क को सपोर्ट करता है। आप क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क देते जाइए। बाद में ये जितने भी क्वेश्चन मार्क आपने लगाए इन सब की, जहां पर भी आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उन सब की वैल्यू आप एक एरे में बनाकर दे सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहली बात तो हमको एस्केप कराने की जरूरत नहीं है, एस्केपिंग या एग्जीक्यूट अपने हिसाब से कर लेता है। और दूसरा ये मेक श्योर करता है कि ये जो वैल्यूज हैं इनके अंदर कोई भी एसक्यूएल क्वेरी ना हो, इनको नॉर्मलाइज करके इसके अंदर डालता है, तो वो कभी भी एज अ क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होते, है ना। तो हम वही अपना वैल्यू जो यूज करना चाह रहे थे वही यूज कर लेते हैं। इस वैल्यूज को मैं हटा देता हूँ। वैल्यूज के अंदर कितनी वैल्यू देनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू देनी है। 6 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और उसके बाद आपकी जो क्वेरी है वो तो यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हमको बैक टिक की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो नॉर्मल स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो अब इसको नॉर्मल स्ट्रिंग हम बना लेते हैं, और यहाँ पर उसके बाद आप कॉमा लगाकर एक एरे बना देते हैं जिसके अंदर आप दे सकते हैं वैल्यूज। तो मैं अब क्या लिखूंगा, दिस डॉट हाउस नेम, दिस डॉट प्राइस, दिस डॉट रेटिंग, दिस डॉट फोटो यूआरएल, दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, है ना। सारी की सारी वैल्यूज हमने बस एक एरे में बनाकर दे दी। ये क्वेश्चन मार्क जिस सीक्वेंस में आए हैं उसी सीक्वेंस में रिप्लेस होते चले जाएंगे। पहले वाला आएगा हाउस नेम, फिर प्राइस, फिर रेटिंग, फिर फोटो यूआरएल, फिर डिस्क्रिप्शन। आपकी क्वेरी एज इट इज चल जाएगी। एक घर और बनाकर देख लेते हैं कि क्वेरी ठीक है या नहीं। इस बार मैं बोल देता हूँ विंटर होम, प्राइस होगा इसका 999, लोकेशन इसकी मान लीजिए बोल देते हैं कश्मीर। वैसे विंटर में कश्मीर नहीं जाएंगे आप, बट वट एवर। 4.9 इसकी रेटिंग है, फोटो यूआरएल स्लैश इमेजेस स्लैश हाउस 7 डॉट png, दिस इज द बेस्ट हाउस फॉर विंटर्स। ऐड होम किया, कुछ तो देखिए गड़बड़ हो गया है,
एक बार चेक कर लेता हूँ। मैलफॉर्म कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, एक बार चेक कर लेते हैं। न्यू एरर। अच्छा, मुझे तो लग रहा है बस शायद कनेक्शन का ही प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी दबाया, दोबारा से एक बार अगर सर्वर स्टार्ट किया, रिफ्रेश किया, फिर से एक बार ऐड करना पड़ेगा। कर लेता हूँ मैं विंटर, विंटर होम 999 कश्मीर 4.3 स्लैश images स्लैश house 3 डॉट png, दिस इज द बेस्ट हाउस फॉर विंटर्स। ऐड होम, अच्छा नहीं, कुछ तो हमने गड़बड़ किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर इसका मतलब मैं एक बार क्वेरी सबसे पहले चेक करता हूँ। इंसर्ट इनटू होम्स, वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने वैल्यूज दिए हैं दिस डॉट हाउस नेम, दिस डॉट प्राइस, दिस डॉट रेटिंग। अच्छा ये देखिए हमने गड़बड़ कर दिया, दिस डॉट लोकेशन हमने मिस कर दिया। 1 2 3 4 5 ही हमने यहाँ पर वैल्यू दिए हैं, दिस डॉट लोकेशन हमने मिस कर दिया है। पहले आना था दिस डॉट लोकेशन, फिर दिस डॉट रेटिंग, फिर फोटो यूआरएल, फिर डिस्क्रिप्शन, है ना। तो एरर हमने पकड़ ली है। एक बार फिर से इसको, अच्छा चलिए थैंकफुली हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सर्वाइव कर गई हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐड होम हमने किया। देखिए इस बार ऐसा लग रहा है कि घर शायद ऐड हुआ है, हाँ, है ना। वो शायद कुछ पुराने वाला यूआई उसने लोड कर लिया था। बट देखिए उत्सव भी आ गया, समर होम भी आ गया, विंटर होम भी आ गया। तो जो सेव करने का हमारा काम था ये भी हमारा ठीक से हो गया। तो ऐड होम कैसे करना है, क्वेरी कैसे यूज़ करना है, उसके बाद ऐड होम के अंदर इसको कैसे यूज़ करना है, और बेसिकली एडिट होम में कैसे यूज़ करना है वो हमने देख लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जो दो बचे हुए क्वेरीज हैं, फाइंड बाय आईडी और डिलीट बाय आईडी, इनको भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी चल नहीं रहे हैं। अभी भी अगर मैं किसी भी हाउस पर जाकर क्या क्लिक कर रहा हूँ, एडिट क्लिक करता हूँ या डिटेल्स क्लिक करता हूँ, तो ये अभी भी चलता नहीं है क्योंकि फाइंड बाय आईडी और डिलीट बाय आईडी अभी हमने नहीं लिखा है, ये तो अभी ब्लैंक है ना। अब देखिए अभी तक हमने या तो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है या सारे के सारे रिकॉर्ड गेट किए हैं। बट अगर मैं एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए इनका सिंटेक्स भी हमको चेंज करना पड़ेगा। कॉल बैक अब हम नहीं लेंगे, दोनों में ही होम आईडी हमको लेना पड़ेगा कि भाई ये वाली आईडी हमको निकालनी है। और आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इस बार हम लगाएंगे वेयर क्लॉज, जो हमने अगेन स्टार्टिंग में देखा था। हम बोलेंगे सेलेक्ट स्टार, यानी कॉलम तो हमको सारे चाहिए, होम से ही चाहिए, बट एक स्पेसिफिक टाइप का घर चाहिए। कौन सा स्पेसिफिक टाइप का घर चाहिए, जहां पर आईडी इक्वल टू कुछ वैल्यू। देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू चलता है, यहाँ सिंगल इक्वल टू चलता है, ये बात याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ आईडी की ये वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉमा लगाकर एक एरे के अंदर दे देते हैं। एरे के अंदर हम क्या देंगे, होम आईडी। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये होम आईडी अगर यहाँ पर हो तो इसको बेसिकली मुझे गेट करके दे दीजिए। सिमिलरली सेम चीज मैं डिलीट में करूंगा, डिलीट फ्रॉम होम्स वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। तो जैसे हमने गेट फाइंड बाय आईडी में किया, देखिए पहले फाइल के मुकाबले कितना इजी हो गया हमारे ऑपरेशंस, क्योंकि ये सारी चीजें डेटाबेस कर रहा है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे में कर रहा है। अब मैं फाइंड बाय आईडी में सारे रिकॉर्ड्स रीड नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा फाइनली, है ना। डिलीट बाय आईडी में भी होम आईडी आ गया मेरा, अब मैं यहाँ बोलूंगा डिलीट, है ना। अब यहाँ स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलेंगे डिलीट फ्रॉम होम्स वेयर आईडी इज इक्वल टू होम आईडी। अब ये दोनों भी प्रोमिसेस रिटर्न कर रहे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं इनके कहाँ कहाँ यूजेजेस हमने किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो स्टोर कंट्रोलर में डिटेल्स के लिए हमने इसको यूज़ किया है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए होम आईडी ये ले रहा है, बट इसके बाद ही मानकर चल रहा है कि होम इसको मिलेगा। बट ये होम कैसे मिलेगा, डॉट देन के अंदर मिलेगा, है ना। और ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक्चुअली क्योंकि हमने क्वेरी तो सेम ही यूज़ की है, तो हमको मिलेगा तो होम सी, पर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम उसके बाद चल के निकाल लेंगे। होम्स मिलेगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ कॉन्स्ट होम इज इक्वल टू होम्स 0, है ना। कि भाई ये जो एरे आई है मुझे पता है इसके अंदर एक ही रिकॉर्ड आने वाला है, क्योंकि मैंने क्वेरी किस टाइप की लिखी है, मैंने क्वेरी लिखी है जिसमें आईडी एक ही फील्ड से मैच हो सकती है। आईडी तो मेरी यूनिक है, तो आईडी जैसी मैच होगी वैसे ही मुझे मेरा रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो मैं वापस आ जाता हूँ कहाँ, स्टोर कंट्रोलर के अंदर। ये जो फाइंड बाय आईडी का सिंटेक्स था ये मेरा अब जो है वो फिक्स हो गया है। देखिए जो डिटेल्स वाला पेज था अपने आप ही खुल गया है, और हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये अपने आप ही रिफ्रेश हो रहा था, जैसे हमने क्वेरी ठीक की डिटेल्स वाला पेज मेरा खुलना स्टार्ट हो गया। मैं समर होम की डिटेल्स में जाऊंगा, समर होम की डिटेल्स खुल रही हैं, है ना। विंटर होम की डिटेल्स में जाएंगे, अच्छा ये डिटेल्स ऑफ दिखा रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक बार ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पर शायद नाम जो है वो पूरा नहीं आ रहा है, उसको एक बार फिक्स कर लेंगे नाम कैसे आ रहा है। पर बाकी सारी चीज़ें जो हमको यहाँ पर दिख रही थी, सारी की सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर दिखने लगी हैं। तो ये लॉजिक हमने एक जगह फिक्स किया है, ये हमको होस्ट में भी फिक्स करना चाहिए फॉर एडिटिंग,
है ना? वहाँ पर एडिट के लिए यूज़ हुआ होगा। यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ यूज़ हुई है। यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, है ना? यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डॉट, देन होम्स, होम निकलेगा और ये लॉजिक आपका ठीक हो जाएगा। तो अब अगर मैं किसी पर एडिट दबाने की कोशिश करूँगा होस्ट होम्स में जाकर, मैं इसको करता हूँ एडिट, तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स जो है वो दिख जाने चाहिए। देखिए यहाँ तो नाम ठीक से लोड हो रहा है घर का, बट जो डिटेल्स पेज है हमारा वहाँ पर ठीक से लोड नहीं हो रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं डिटेल्स में क्या दिक्कत है ना? तो मैं यहाँ आ जाता हूँ होम डिटेल पेज के अंदर। हमने लिखा है डिटेल्स ऑफ, अच्छा होम डॉट हाउस, होम डॉट नेम लिख दिया, तो शायद पहले से ही गड़बड़ चल रहा होगा। इसको मैं कर देता हूँ हाउस नेम। रिफ्रेश किया, देखिए डिटेल्स ऑफ उत्सव अब दिखाने लग गया है। वापस में जाता हूँ होम लिस्ट पर, समर होम में आएंगे, डिटेल्स ऑफ समर होम, यहाँ सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो दिखाई दे रही हैं, है ना? तो हमने जो फाइंड बाय आईडी है वो हमने फिक्स कर लिया है। अगला हमको क्या फिक्स करना था, ये मैं जरा कुछ कुछ जो यूआई हमने खोल लिए ओवर द टाइम इनको मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा जो हमने इंप्लीमेंट किया ऐप डॉट जेएस को बंद कर देते हैं। होम जेएस में हमने किया डिलीट बाय आईडी, इसको देख लेते हैं कहाँ यूज़ हुआ है। ये तो सिर्फ होस्ट के अंदर ही यूज़ हुआ है, बट ये भी क्या कर रहा होगा, आपको देगा देन, है ना? और देखिए देन के अंदर तो कोई एरर नहीं हो सकती। यहाँ पर हम ऑब्वियसली गेट कुछ नहीं करेंगे, रिजल्ट हमको कुछ नहीं चाहिए, बट एरर वाला जो कोड है वो यहाँ से हम हटा सकते हैं क्योंकि एरर तो आएगी कैच में। मैं कर देता हूँ जैसे ही देन हो जाए आप सीधे क्या कर दीजिए, आर ई एस डॉट रीडायरेक्ट कर दीजिए। अदरवाइज यहाँ पर मैं कर देता हूँ डॉट कैच, यहाँ पर हमको मिल सकती है एरर, और ये जो कंसोल लॉग हमने किया हुआ था ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो इसके साथ साथ बस ये एक लाइन लिखने की वजह से मेरा डिलीट भी अब ठीक चलना चाहिए। मैं वापस आ जाता हूँ होस्ट होम्स के अंदर, कौन सा घर डिलीट करना चाहिए, जो कश्मीर वाला घर है, नहीं चलो ये तो रख लेते हैं, समर होम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, दिल्ली वाला, है ना? तो मैं जैसे ही इस पर डिलीट दबाऊंगा, देखिए घर इमीडिएटली डिलीट हो गया, यहाँ मेरे पास आ गया है। और मेरे पास लोकल डेटा कोई भी नहीं है, यानी मैं यहाँ एक बार ये चेक भी कर लूँ डेटा में आकर ही होम डॉट जेसन फाइल तो हमको एक्चुअली डिलीट ही कर देनी चाहिए। इस फाइल का अब यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है ना? ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमने वेयर वाली जो क्वेरीज थी, यानी फाइंड बाय आईडी डिलीट बाय आईडी जो क्वेरीज थी, ये भी हमने यहाँ पर यूज कर ली है। उसके लिए पोस्ट डिलीट होम हमको फिक्स करना था, गेट होम हमको फिक्स करना था, ये दोनों भी हमने फिक्स कर दिए, है ना? अब इसके बाद एक प्रैक्टिस का काम हमको करना है। प्रैक्टिस का काम हम क्या बोल रहे हैं, देखिए अभी हम जब एसक्यूएल कर रहे हैं तो अभी फेवरेट वाले को हम फिक्स नहीं करेंगे, ये हम जाकर सीधे मोंगोडीबी में फिक्स करेंगे। बट अभी भी हमारे एयरबीएनबी में एक काम हमने नहीं किया है, क्या? सेव मेथड जो है हमारा वो सिर्फ एडिट अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इंसर्ट ही सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ कर देखूँ होम डॉट जेएस के अगर अंदर आप आएंगे, यहाँ सेव में हमने बस ये मानकर चला है कि हमेशा इंसर्ट ही करना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमने दिया हुआ है। एक बार यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए। तो ये हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में छोड़ते हैं आपके लिए। आपको क्या करना है, एक बार इसको पॉज करना है, अपने आप एक बार इसको लगाकर देखिए सेव मेथड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कैसे हैंडल करें। इसका यूजेज हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। अगर मैं होस्ट कंट्रोलर में आऊँगा और मैं देखता हूँ पोस्ट एडिट होम, तो ये ऑलरेडी होम डॉट सेव ही कॉल कर रहा है। बट ये आईडी भी पास कर रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रिकॉर्ड ऐड नहीं करेंगे, आप रिकॉर्ड को एडिट करेंगे। आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एनीवे ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब डेटाबेस डुप्लीकेट आईडी आपसे नहीं मानेगा। डेटाबेस में हमने बना दिया है कि ये यूनिक भी होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। तो अगर मैं इसको एडिट को अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं उत्सव को एडिट करने की कोशिश करता हूँ और उत्सव का नाम हम कर देते हैं उत्सव 2.0, और मैं करता हूँ उसको अपडेट होम, तो क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। नीचे क्या हुआ है, अ, हमको यहाँ पर एरर दिख जानी चाहिए अगर हमने ठीक से उसको प्रिंट किया है तो। अच्छा देखिए हमने सेव पर जो प्रॉमिस है उसको हैंडल ही नहीं किया है आगे चल के, तो वो हमको हम प्रॉमिस को हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। बट अगर प्रॉमिस हैंडल करते तो यहाँ हमको एरर दिख जाती है कि भाई आप डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा। देखिए एडिट तो मेरा नहीं हुआ, जस्ट ने डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। अच्छा ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऐड इसलिए हो गया है, माफ कीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ इंसर्ट करते हुए आईडी इंसर्ट किया ही नहीं है, तो उसने नई वैल्यूज के साथ एक दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। इसको तो हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। बट आपको क्या करना है, नया रिकॉर्ड थोड़ी एंटर करना था, आपको इसी को एडिट करना था। तो एक बार पॉज करिए, एक बार इसको ट्राई करके देखिए, उसके बाद फिर इसको कर रहे होंगे साथ में, है ना? तो चलिए मैं मानकर चल रहा हूँ आपने काम कर लिया है। अब इसके बाद हम एक बार साथ में देख लेते हैं कि इसका लॉजिक हमको कैसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये हमको पता है जो लॉजिक हमने पहले लगाया था कि भाई अगर आईडी ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी है, यहाँ देखिए जो आईडी आ रहा है, अगर आईडी ऑलरेडी है इसका मतलब अपडेट करना है, नहीं तो इंसर्ट करना है। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। मैं चेक कर लेता हूँ इफ दिस डॉट आईडी, अगर आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है तो ये कौन सा केस है, ये है अपडेट, है ना? और एल्स अगर मैं कर रहा हूँ, अगर आईडी अभी नहीं है ना, यानी वो अनडिफाइंड है या नल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए। तो देखिए इंसर्ट की क्वेरी तो मैंने पहले से लिखी हुई है, इंसर्ट की क्वेरी तो बस यहाँ से उठा के इंसर्ट के अंदर मूव कर देंगे। अब हमको देखना है कि अपडेट कैसे करते हैं। तो ये सेम क्वेरी पहले मैं यूज कर लेता हूँ अपडेट में, और अपडेट के लिए अब इसको
फिक्स कर लेते हैं। देखिए अपडेट की क्वेरी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन हमने आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। आप कैसे इसको कर सकते हैं, क्वेरी का नाम होता है अपडेट। तो आप लिखेंगे अपडेट होम्स, जो भी टेबल आपको अपडेट करनी है। देखिए एक रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए नहीं है क्वेरी, आपको ये बात याद रखनी है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी आप इससे अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट होम्स आप बोल रहे हैं सेट कर दीजिएगा हाउस नेम, प्राइस, लोकेशन, जो जो चीजें हमने पहले डाली थी, पर इस बार वैल्यू आप इसकी इमीडिएट देते जाएंगे। और साथ लास्ट में आप दे देंगे बेसिकली वेयर क्लॉज की, जहां पर आईडी ये हो उनका ये सब कुछ आप एडिट कर दें। अभी देखिए हमको ये पता नहीं कि यूजर ने क्या क्या एडिट किया, हो सकता है सिर्फ हाउस नेम एडिट करके ही काम चल जाता है, बट हमको तो पता नहीं उसने क्या क्या एडिट किया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे अपडेट होम्स, है ना, जो भी आपकी टेबल का नाम है आप लिखते हैं अपडेट होम्स। क्या क्या सेट करना है फिर आप देते हैं सेट, है ना, SET, और हाउस नेम हर एक के बाद आप क्या दे देंगे, वो बेसिकली इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हर एक के बाद दे देंगे प्राइस के बाद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लोकेशन के बाद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेटिंग के बाद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फोटो URL के बाद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और डिस्क्रिप्शन के बाद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये जो वैल्यूज हमने दिया है इनकी जरूरत नहीं है ना। देखिए इतने से एक्चुअली मेरी अपडेट तो हो जाएगी, बट अभी क्या होगा, ये सारे रिकॉर्ड अपडेट कर देगा क्योंकि मैंने कंडीशन नहीं लिखी। तो मैं क्या लिखूंगा, बाद में कंडीशन भी लिखूंगा, वेयर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आईडी भी मेरा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और यहाँ पर फाइनली मुझे आईडी भी पास करना पड़ेगा दिस डॉट आईडी। क्योंकि देखिए अपडेट वाले कॉलम्स नहीं है, ये जो हम एरे में भेज रहे हैं वो कॉलम नहीं है जो अपडेट होने चाहिए, ये सिर्फ इन क्वेश्चन मार्क का रिप्लेसमेंट है। जहां जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया वहां वहां मुझे ये सब भी लगाना है। तो हाउस नेम, सबसे पहले हाउस नेम रिप्लेस होगा, फिर प्राइस, फिर लोकेशन, फिर रेटिंग, फोटो URL, डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में आईडी वेयर में आ जाएगा। तो अब ये दोनों चीजें हैंडल हो गई हैं। एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं। मैं मान लीजिए अगेन उत्सव को एडिट करने की कोशिश करता हूँ। उत्सव को एडिट किया, इसका नाम हमने कर दिया उत्सव 2.0। अपडेट कर देते हैं, देखिए उत्सव 2.0 हो गया। विंटर होम को मैं अपडेट करता हूँ। मान लीजिए अब ये बहुत महंगा हो गया, इसका प्राइस हमने कर दिया 2099, और इसका नाम हम कर देते हैं द विंटर होम, है ना। इसको मैं करता हूँ अपडेट होम, देखिए द विंटर होम, प्राइस आ गया है 2099। तो ये आपने देखा होगा, हमने देखिए फेवरेट वाला भी चेंज नहीं किया है, बट हमने होम मॉडल को कंप्लीटली एसक्यूएल से चेंज कर दिया है। एसक्यूएल को हमने लोकली सेटअप किया, बहुत सारा काम हमने इस चैप्टर में किया, डेटाबेसेस को समझा, एसक्यूएल नो एसक्यूएल का जो डिफरेंसेस थे वो हमने समझे, है ना। यहाँ अगर आप देखेंगे पोस्ट एडिट होम में भी जो हमको चेंज करना है, पर हमने वो सारे के सारे डिफरेंसेस समझे, क्या क्या डिफरेंसेस होने हैं। इनकी एक टेबल बनाई, इंस्टॉल किया, कनेक्ट किया, टेबल्स बनाई, है ना, हमको वर्कबेंच कैसे यूज करना है ये भी हमने सीख लिया। साथ साथ डेटाबेस के मॉडल्स एडिंग, जो पूरा जो हमारा होम मॉडल है उसके एक एक करके जितने भी मेथड्स है वो हमने चेंज किए। तो एसक्यूएल का जो काम है वो हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि अगेन प्राइमरीली हम जब बैकएंड अभी यहाँ पर बना रहे हैं हम यूज करेंगे मोंगोडीबी। तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम लाएंगे उसमें सेम काम हम करेंगे, पर सारा काम मोंगोडीबी यूज करके करेंगे, और वो देखेंगे कितना सिंपल हो सकता है। हालांकि वो भी थोड़ा सा एक लेवल कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसके बाद हम यूज करेंगे मोंगूस, उससे अगले चैप्टर में हम यूज कर रहे होंगे मोंगूस, जो एक लाइब्रेरी है इसकी, जो हमारा काम और भी ज्यादा आसान कर देगी। हमको डेटाबेस रिलेटेड बहुत ही कम काम करना पड़ेगा, मॉडल रिलेटेड बहुत ही कम काम करना पड़ेगा। बट ये स्टेप से गुजरना जरूरी है ताकि आपको पता रहे, अगर मुझे किसी ऐसा स्पेसिफिक केस है, बहुत सारे यूज केसेस ऐसे होते हैं कि नहीं भाई इसके लिए एसक्यूएल ही यूज करना है, यहाँ पर नो एसक्यूएल यूज नहीं करना है, तो आपको पता होना चाहिए मैं बैकएंड में एसक्यूएल को कैसे कनेक्ट करता हूँ, कैसे उसको यूज करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे नो एसक्यूएल। अगर आप देखिए इतने लंबे लंबे हमको वीडियोस बनाने हम बना रहे हैं, अगेन आपको बहुत सारे इतना कंटेंट पेड कोर्स में भी नहीं मिलता है जो हम यहाँ पर पूरा का पूरा फ्री दे रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंचे, आप उन गिने चुने बच्चों में से हैं जो फाइनली यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या इस तरह के कोर्सेज और लेकर आने हैं, किस चीज़ पर लेकर आने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सीरीज की वीडियो आप मिस ना कर दें। ये वाला चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।